नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं पूरे होश और जोश के साथ आप सबका इस सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? तो चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो कल का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, वहां पे अपन लोग ने समझने की कोशिश की कि कैसे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट है अपने फ्यूचर के लिए। जैसा मैंने आपको कहा कि आईसीएआई चाहता है कि वो आपको उस तरह ट्रेन करे कि आप एक एमबीए के लेवल की तरह सोच सके, एंड दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लेकर अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर फुल 100 मार्क्स। तो कल अपन लोग ने समझा कि टोटल 12 चैप्टर्स है अपने, करेक्टा? सर एक भी चैप्टर याद नहीं है। अरे मत रखो याद भाई, वो तो जैफे जैफे चैप्टर आते जाएंगे वैफे वैफे सब याद भी आते जाएगा। एंड वो 12 चैप्टर्स के साथ अपने को ये भी पता चला कि भाई पेपर पैटर्न कैसा है। 100 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी ओरिएंटेड आएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में अपने को एनी 4 अटेम्प्ट करना है, एंड दैट वुड बी इट, राइट? सो इसी के साथ फिर एक ओवरऑल आइडिया लिया अपन लोग ने चैप्टर वाइज ब्रेकअप का कि भाई हर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए अपने को हर चैप्टर फुल फोकस के साथ 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके ही आना है। एक बात मैं बता दूं कि आप किसी ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट को पूछोगे ना, तो वो आपको बोल सकता है ये कि यार पेपर छूट जाता था कॉस्टिंग का तो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होता है। बट आई कैन गिव इट टू यू विद गारंटी कि एससीएमपी में ऐसा नहीं है। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर विद ईज, एंड अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, अपना राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहा, देन इन दैट केस फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। सब जुगड़ू। चलो, सो ऑन दैट नोट लेट अस क्विकली एंश्योर कि अपन राइट ट्रैक पर है। देखो, मैं एक चीज आपको हमेशा एवरी डे बेसिस पे कहने वाला हूं, पूछो क्या? वो है कि जितना मैं करवाऊं प्लीज एंश्योर घर पे जाके वो चीज, घर पे जाके या आप तो घर पे से ही देख रहे होगे, तो प्लीज एंश्योर दैट वो चीज आप रिवाइज कर रहे हो। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में ना सबको जोश रहता है, तो पब्लिक एकदम फुल फ्लेजेड होमवर्क भी करेगा और सब सम्स भी सॉल्व करेगा। बट फिर जैसे जैसे 10, 15, 20 लेक्चर हो गए, अब थोड़ा लेथार्जी आता है। इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप ही ऐसा करते हो, कहीं ना कहीं कभी मैं भी स्टूडेंट था, मेरे साथ भी यही होता था। कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया पूरे होश और जोश के साथ, और फिर बाद में धीरे 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 लगता है अरे यार चलना अभी कुछ और करते हैं। तो प्लीज एंश्योर कि ऐफा आपके साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐफा होता है देन इन दैट केस कहीं ना कहीं आप थोड़ा लैग बिहाइंड कर पाएंगे, जो मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज मेरे को इस सब्जेक्ट में आपसे ऑटो सब्जेक्ट से मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, एंड यस यू कैन स्कोर रियली रियली बिग। तो डेफिनेटली अपने को उस हिसाब से ही मेहनत करते रहना है। सी, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। चलो भाई, ज्ञान की बातें हुई पूरी, अब शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें एससीएमपी लेके प्रभु का नाम। चलो भाई, स्टीव जॉब्स के एक कोट के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। स्टीव जॉब्स नाम तो सुना होगा सेनोरिटा। एप्पल के जो फाउंडर थे, उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया और फिर उन्होंने उनकी कंपनी को वापस से री एस्टैब्लिश किया, एंड आज की तारीख में, जी हां, वर्ल्ड की सबसे वैल्यूड कंपनी, सबसे ज्यादा कैश रिच कंपनी, मोर देन 206 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यूड, हाईएस्ट कैश रिच कंपनी इन द वर्ल्ड इज एप्पल। जस्ट इमेजिन, स्टीव जॉब्स who is no more, I think it's been more than 10 years of his death, and still क्या काम करके गए हैं वो। ऐसा काम कि आज भी 10 साल उनके देहांत के बाद भी the company is still the most valued company in the whole world. Just imagine, ऐसा कुछ करना चाहिए कि यार मतलब 10 साल के बाद भी आज भी दुनिया आपके पद चिन्हों पर चले, आज भी दुनिया आपकी बातें करे। उनका एक कोट मैं कहूंगा, एक मोटिवेशन मेरे लिए भी आपके लिए भी। वो कहते थे दैट यू हैव टू बी बर्निंग विद अ डिजायर। इफ यू आर पैशनेट इनफ, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन ऑल योर वेंचर्स।
सो ये चीज अपने को भी ध्यान में रखना है। फिलहाल अपने लिए क्या वेंचर है कि फटाफट सीए फाइनल का एग्जाम्स क्लियर कर ले और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। बट ऐसी छवि छोड़ो जैसे स्टीव जॉब्स ने छोड़ी थी, दैट आज भी दुनिया उनके लीडरशिप लेसन्स को फॉलो करता है। आप किसी भी लीडर का कोट सुनना या कभी उनके इंटरव्यू सुनना, हर तीसरा या चौथा लीडर आपको यही बोलेगा कि उनके इंस्पिरेशन कौन है, स्टीव जॉब्स। मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूं, मैं तो उनकी बुक्स भी पढ़ चुका हूं। एंड क्या बताऊं, आने वाले टाइम में जब अपन कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं तो एप्पल ने क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिविटीज की है वो सब भी मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द डिस्कस करूंगा। बहरहाल स्टार्ट करते हैं सीए फाइनल सीएमपी कॉस्टिंग। अब मैं कोई चैप्टर को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप लोग के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरे पढ़ाने का तरीका। तो मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, द टीचिंग मेथडोलॉजी दैट आई यूज इज वेरी क्लियर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सिंपल बट इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। तो क्या करेंगे अपन, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको करूंगा वो है, कोई भी चीज सिखाने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल दूंगा जो शायद आपकी लाइफ के साथ हुआ होगा। जी हां, तो देखो क्या होता है पता है क्या, कोई भी एग्जाम्पल होता है जो अपनी लाइफ के साथ हुआ होता है या कोई नरेट करे तो वो हमेशा अपने को याद रहता है कि नहीं। बचपन का भी अपने को किसी ने कोई एग्जाम्पल दिया होगा तो याद रह जाता है यार, फॉर सम रीजन। सो आई ऑलवेज थॉट कि यार एग्जाम्पल्स अगर इतने इजीली अपने को याद रह जाते हैं, एंड जैसा मैंने आपको कहा लाइव एग्जाम्पल यानी जो आपके लाइफ से भी कनेक्टेड होंगे इन मेजोरिटी ऑफ द टाइम, या आपने कहीं किसी और कंपनीज के लिए वो चीज देखी होगी, तो वैसा कुछ एग्जाम्पल से पहले सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, फिर उससे मैं कनेक्ट करूंगा आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूं ना, वो एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड होगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अपन सेकंड कनेक्शन किसका बिठाएंगे, सेकंड कनेक्शन बिठाएंगे अपन लोग कॉन्सेप्ट का। एंड एक बार कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सम्स, एनालिटिकल थ्योरी या केस स्टडीज जो भी करनी हो, वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू मैनेज इट। ठीक है, सो अपना फंडा एब्सोल्युटली क्लियर रहेगा, मतलब फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट चैप्टर मैं आपके दिमाग में भर दूंगा एग्जाम्पल। मतलब जब तक ये मेरा सेशन कंप्लीट होगा ना, आप एक बिजनेस मैनेजमेंट गुरु बन जाओगे, इतना मैं आप लोग को अश्योर कर सकता हूं। जी हाँ, सो क्या करेंगे अपन लोग फोकस करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल्स के ऊपर। जितने ज्यादा मैं आपके पास लाइव एग्जाम्पल्स, आपके लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल्स दे सकता हूं वो मैं दूंगा। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, वो एग्जाम्पल को कनेक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। एंड थर्ड फेज में अपन लोग क्या करेंगे बच्ची, थर्ड फेज में अपन लोग वो एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को मिला के प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे, एनालिटिकल थ्योरी करेंगे, एट द सेम टाइम केस स्टडीज के सिनेरियोस को भी मैनेज कर पाएंगे। चलो भाई, सो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट विद सम बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। जी हाँ, तो आज अभी मैं ये जो सेशन लेने वाला हूं उसमें मैं कोई चैप्टर के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा आपको चलो लीन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है एक बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग जो अपने को समझना बहुत बहुत जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली, ध्यान से सुनना, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंपनीज में आज भी यूज नहीं होता है। The theme of this concept is cost should be charged based on consumption. क्या रे वो बोला, cost should be charged based on consumption. नहीं समझे? चलो, जैसा मैंने आपको कहा था कि पहले अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को फिर जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो आइए सबसे चलते हैं पहले वाले एग्जाम्पल की ओर। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ ऐसा है जहां पे मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए। चलो, आपके कोई 3 फ्रेंड्स का नाम बता दो। अरे बोलो, टेल, या अपनी बुक में लिख लेना, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उससे कनेक्ट कर लेना।
चलो मैं आपको बता देता हूं, मेरे 3 फ्रेंड्स या हम लोग ने जैसे साथ में स्टडीज की थी, तो मेरे 3 फ्रेंड्स का नाम मैं आपको बताता हूं। एक है विराट कोहली, नाम तो सुना होगा, और एक है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, हम 3 संकल्प, कोहली और धोनी, आपको पता है हम तीनों ने साथ में सीए की पढ़ाई की है। जी हाँ, अंदर का सीक्रेट बता दूं, धोनी और कोहली भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक किसी को बताना मत। तो बात कुछ ऐसी है कि एग्जाम्पल कुछ ऐसा है दैट देयर वर 3 फ्रेंड्स, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी एंड सीए संकल्प कांस्टिया। तब तक तो सीए नहीं बना था जब का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये लोग तीनों फ्रेंड्स थे। अब आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग भी फ्रेंड्स होते हो, तो कई बार अपन साथ में ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये लोग तीनों ने, कौन तीनों ने, कोहली, धोनी और संकल्प, इन तीनों ने अपने सीए फाउंडेशन की स्टडीज पूरी साथ में की, और उसके बाद सीए इंटरमीडिएट भी साथ में पढ़े। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने जब सीए फाउंडेशन की स्टडी साथ में की ना, आप मानोगे नहीं, तीनों के तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। तो उनको लगा कि यार ये तो अपन लोग साथ में पढ़ रहे हैं, एक दूसरे का नॉलेज शेयर हो रहा है, नोट शेयर हो रहा है, तो अच्छी बात है, प्लस इस बहाने पढ़ाई भी हो जा रही है, तो यार साथ में पढ़ना तो बनता है, तो अच्छी बात है। फाउंडेशन क्लियर हो गया एफए। फिर बाद में आया सीए इंटरमीडिएट। इन्होंने बोला कि चलो भाई लेट्स कंटिन्यू द ट्रेंड, सीए इंटरमीडिएट भी साथ में पढ़ा, और यस यू गेस्ड इट राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट फुल सीए इंटरमीडिएट तीनों का क्लियर हो गया, मान लाओ। तो फिर तीनों एकदम खुश। तीनों ने सोचा भाई साहब ये तो अपने को जादू की छड़ी मिल गई है, पढ़ाई तो करनी पड़ती है भाई। तुमको क्या लगता है बस 3 जन साथ में अपन लोग बैठेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली पढ़ाई की थी, तीनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, साथ में पढ़ाई की, एंड इट एक्चुअली वर्कड अप। एंड देन फिर बाद में अब आ रहा है इनके सामने सीए फाइनल। जी हाँ, तो अब ये लोग तीनों सीए फाइनल में पहुंच गए, एंड इन तीनों का एग्जाम है नवंबर में। जी हाँ, तो अभी नवंबर में इन तीनों का एग्जाम आ रहा है, एंड नवंबर में अब अगर इनको एग्जाम देना है देन इन दैट केस कैन आई से 5 मंथ्स पहले लीव लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी नवंबर अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट हूं। अरे मेरा ही तो एग्जाम्पल चल रहा है। तो हमारा जब नवंबर का अटेम्प्ट था तो हम लोग ने है ना 1 जून से हमारी स्टडीज चालू कर दी थी, तब से लीव ले लिया था। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड लीव लिया था हम लोग ने, और ये लीव के टाइम पे मतलब दबा के पढ़ाई की, एंड थैंकफुली वी क्लियर्ड द एग्जाम्स। वो अब आपको पता चलेगा। यहां पे अब ये लोग तीनों फ्रेंड्स है। अब क्या चल रहा है? जून चल रहा है। क्या चल रहा है? जून। एंड एग्जाम्स कब है? नवंबर में है। तो 1 जून से लेकर, तो जून से नवंबर तो भाई दबा के पढ़ाई करनी है अपने को। हम लोग तीनों ने अब तो प्लान कर ही लिया था इस बार कि साथ में ही पढ़ाई करनी है, एंड वी वर वेरी वेरी क्लियर कि बॉस 1 जून से लीव ले लेंगे। मैं भी आपको बता रहा हूं, देखो 4 महीने का ऑफिशियल लीव मिलता है, आप कैसे भी करके 5 महीने का लीव ले लेना। एटलीस्ट अगर आप मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो देन इन दैट केस अपने को थोड़ा, एवरेज लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है बॉस, है ना भाई। कुछ लोग होते हैं जो एकदम सुपर स्मार्ट होते हैं, एक बार पढ़ लिया सब दिमाग में घुस गया। अपने को तो 2 या 3 रिवीजन चाहिए, मेरे को तो 2-3 रिवीजन चाहिए, तब जाके भेजे में क्लियर होता है। तो मैं तो पहले से आई वॉज वेरी वेरी मच क्लियर कि 5 महीने का लीव मेरे को लेना है, एंड वो 5 मंथ्स फिर पूरा जान लगा देना है मेरे को। प्लीज हैव दैट अप्रोच विद यू एज वेल। बात कुछ ऐसी है कि नवंबर में हमारा एग्जाम था, 1 जून को हम लोग ने सोचा स्टार्ट करते हैं। अब फाउंडेशन और इंटर साथ में किया है, तो ये बार तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो साथ में हम लोग ने देखा कि भाई मेरा घर खाली था, एक्स्ट्रा घर था, तो हमने बोला कि चलो यार वहां पे चलते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग तीनों मॉर्निंग 7 AM रिलीजियसली वहां पे पहुंच जाते थे, एंड रात को 10:30-11 तक साथ में पूरा पढ़ाई। जब प्रैक्टिकल करना है तो इंडिविजुअली कर लिया, थ्योरी करना है तो साथ में कर लिया, एक दूसरे को क्वेश्चन एंड आंसर पूछ लिया, थ्योरीज पूछ लिया, कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर दिया। ऐसे करके फुल फ्लेजेड इज्जत वाला स्टडीज। देखो मैंने भी बहुत सारा ग्रुप स्टडीज किया है, तो उसमें टाइम पास भी बहुत होता है, बट वी वर वेरी
श्योर दिस टाइम कि नहीं भाई, अभी अपना लास्ट आखिरी पड़ाव है सीए फाइनल एंड अब तक फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किए हैं, तो यार क्यों अब अपना इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ना है? क्या बोलते हो? देखो मैं क्या बोलता हूं, सीए फाइनल है ना मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों बताता हूं। देखो सीए फाउंडेशन का जो रैंक है या जो उसका एक धूम है वो इंटर तक रहता है। इंटर का जो रैंक है या इंटर की जो धूम है वो आपके आर्टिकलशिप या मैक्सिमम फाइनल तक रहेगी। बट सीए फाइनल में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होते हो एंड सीए फाइनल में अगर रैंक आता है ना, वो आप जिंदगी भर कैरी करोगे, क्योंकि ये जो लास्ट एग्जाम दे रहे हो आप, अब ये लास्ट एग्जाम में अगर आपको रैंक आया या इन दैट केस यू हैव क्लियर्ड विद द बेस्ट मार्क्स, इट विल स्टे विद यू विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं भाई बहुत मेहनत कर लो, जान लगा दो इस एग्जाम के लिए। बहरहाल हमारे ऊपर आ जाओ, हमने भी ऐसा ही कुछ जान लगाने का पूरा प्लान कर लिया था। 1 जून से स्टडीज चालू किया। जैसा मैंने कहा कि एक रूम खाली था, वहां पे मॉर्निंग 7 से रात को 11 बजे तक फुल फ्लेजेड स्टडीज स्टार्ट कर दी हम लोग ने। तो अब एकदम स्टडीज फुल जोर शोर में चल रही है एंड बीच बीच में बहुत सारे ये भी आते हैं रुकावट। फॉर एग्जांपल बीच में आता है अगस्त में कई रक्षाबंधन आ जाता है, या फिर से कभी गणेश चतुर्थी आ गई, कभी ईद आ गई, कभी बीच में अपना दिवाली आ गई। सो देयर वर अ लॉट ऑफ festivals in between as such, but we were very सख्त on us. We were very clear कि नहीं बॉस, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना ही है। अगर ये 6 महीना पढ़ाई कर लिया और ये एक जो फेस्टिवल है ये एक सीजन नहीं एंजॉय किया, चलेगा। आने वाले 50 फेस्टिवल्स धूम मचा के एंजॉय करेंगे। क्या बोलता है पब्लिक? सो वो बहुत क्लियर थे हम लोग। सो कहीं भी ना बाहर गए हम लोग कोई फेस्टिवल में, मतलब हम लोग ने वो 5 महीने दिन का सूरज भी नहीं देखा हो, ऐसी हालत थी। बस मॉर्निंग में आओ, अपना स्टडीज फुल फोकस, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो एंड 5 महीना बहुत सारे बीच में टेस्ट दिए, ये वो फुल, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि जो बेस्ट दे सकते थे वो हमने दे दिया। ना कोई फेस्टिवल पे बाहर नहीं, बाहर का खाना भी नहीं खाया। जस्ट इमेजिन, कुछ भी नहीं, मतलब मानना पड़ेगा। क्यों बनता है ना यार, हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना है कि नहीं? क्या आप भी बनना चाहते हो तो क्या करोगे? समझ गए ना? शाबाश। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। सो ऐसा कुछ स्टोरी चल रहा था। अब एग्जाम हुआ नवंबर में एंड 21 ऑफ नवंबर को हमारा एग्जाम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सो कुछ बीच में आई थिंक दिवाली या उसका कुछ वेकेशन आ गया था, 2-3 दिन का छुट्टी आ गया था, तो 21 ऑफ नवंबर तक हमारा एग्जाम चला एंड 21 नवंबर को फाइनली एग्जाम खत्म और हम लोग फ्री। अब बिकॉज वी वर इन द सेम एरिया, तो हम लोग का सेंटर भी सेम ही आया था, तो हम लोग तीनों अब सेंटर से एग्जाम देने के बाद बाहर निकले। 8वां पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर दिया एंड बाहर निकलने के बाद फिर कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, सपोज आप मेरी, विराट या धोनी के जगह पे हो, देन इन दैट केस अब आप क्या करोगे? देखो लास्ट 5 मंथ्स का मैं आपको स्केड्यूल मेरा बता चुका हूं कि जी जान तोड़ लगा के मेहनत करके पढ़ाई किया है। अब आप क्या करना चाहोगे? तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आएगा, सर मैं तो जाके सो जाऊंगा, सर सो जाऊंगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक फन फैक्ट बता दूं, कितना भी एग्जाम के बाद सोने का कोशिश करो आप नहीं सो पाओगे। पता नहीं क्यों है वो तो होता है ना आपके साथ, मेरे साथ तो ऐसा होता ही होता है। कितना भी मैं ट्राई करूं सो ही नहीं पाता। और यही जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूं तब तो मुझे दिन में 50 बार नींद आ जाती है। मतलब 1 घंटा भी अगर मैंने बुक खुली रख ली, फिर बाद में 61 मिनट पे ए भाई उठ जा ए भाई, हाँ ऐसी हालत हो जाती है यार। आपके साथ भी होता है ना ऐसा? मतलब लेजिट अगर मेरे को पढ़ाई करने के टाइम पे सूर्यवंशम जैसी मूवी भी दिखा दोगे ना, तो उसको भी मैं 50 बार देख लूंगा और एंजॉय करके देखूंगा। क्यों? पढ़ाई नहीं करनी है ना, तो इसके लिए कोई भी कुछ भी दिखाओ मैं खुश होके देख लूंगा। बट यही जब मेरे को अब एग्जाम खत्म हो गया, आप बोलो चल कोई भी सूर्यवंशम देख, मैंने चल कौन दे गया। सो
अभी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसा कुछ हो रहा था, अभी हम लोगों को लगा कि यार सोएगा, नहीं कौन जाके सोएगा यार। तो आप लोग जो सोच रहे हो कि सोएगा, नहीं, मन ही नहीं करेगा, जा रहे कुछ भी ट्राई कर। कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर गोवा चलते हैं, यस व्हाट एन आइडिया। ये तुम लोगों को लग रहा होगा ना ये कॉस्टिंग का सब्जेक्ट चालू है, ये क्या करा रहा है, आएगा भाई कॉस्टिंग आएगा, टेंशन ना लो। तो मैं और एक दिमाग में आया कि चलो यार सर गोवा चलते हैं ना यार सब लोग, बहुत दिन हो गए यार अपन घर पे ही बैठे हुए यार, बनता है अभी तो। और सीए फाइनल मतलब अभी मैच्योर्ड लोग हैं अपन यार, 21 एज है, तो घर वाले भी ज्यादा टेंशन नहीं, बोलने नहीं चाहिए कुछ, इतना पढ़ाई करते हुए उन्होंने भी अपने को देखा है। मैं तो एक्चुअली गया भी था, सच्ची सच्ची बात बोलता हूं मैं, आपकी कसम मेरी कसम, सीए फाइनल के एग्जाम के 2 दिन बाद मैं गोवा गया था। जी हाँ, वाओ दैट वाज द बेस्ट वेकेशन, बिकॉज अब लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं था। एग्जाम जो अपना बेस्ट देना था दे दिया, अब रिजल्ट जो भी आए ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। सो मजा आया था। हम लोग भी फ्रेंड्स, सीए फाइनल के फ्रेंड्स, हम लोग 5 दिन के लिए गए थे एट द बेस्ट ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली आप लोग भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाइनल का दोगे ना, उसके बाद गोवा अगर नहीं गए ना, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है, मतलब आप जिए नहीं लाइफ में। तो प्लीज अभी से प्लान करना चालू कर दो यार। बाकी पढ़ाई का प्लानिंग करो ना करो, ये गोवा का प्लान तो चालू कर ही सकते हो, क्यों? चलो, सो गोवा भी आप जाओगे तो 2-3 दिन बाद जाओगे ना भाई, कौन सा आज ही अभी एग्जाम देके बाहर निकले हो और सीधा चलो गोवा चले, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब क्या करें? देखो एग्जाम 2 to 5 होता है, आपको अगर एग्जाम का टाइम पता होगा तो 2 to 5 है, कभी कभी इंस्टीट्यूट 3 to 6 रखती है। तो ऐसा समझ लो हमारा एग्जाम 3 to 6 था। अब एग्जाम देके जस्ट बाहर निकले हैं और अब हम लोग यही सोच रहे हैं। तो विराट ने बोला यार चलना सो जाते हैं यार, तो हम लोग ने बोला नहीं यार अभी थोड़ी नींद आएगा। धोनी ने बोला चलो यार गोवा चलते हैं चिकू, तो गोवा भी यार अभी फिलहाल तो 2-3 दिन बाद जाएंगे ना। तो मैं बोला कि यार ऐसा करते हैं ना, अपन लोग तीनों कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने को तो चले आज रात को, क्या बोलते हो पब्लिक? वैसे भी अपन लोग इतने महीनों से बाहर का खाना नहीं खाया, वो भी बॉम्बे में रहकर। मतलब एक मुंबई का स्टूडेंट का मैं आपको लाइव बता दूं बॉस, कि अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जब अपन कुछ ना कुछ तो बाहर का ना खाए। भाई एक वड़ा पाव या कुछ तो चाहिए ही। ऐसे लोग होते हुए भी, मतलब मेरी जिंदगी में मैं आपको बता दूं, मुझे तो खाने पीने का इतना शौक है भाई साहब, भाई गॉड की कसम, कि मैं रह ही नहीं सकता बाहर का खाना खाए बिना। रोज कुछ ना कुछ तो मैं खा ही लूंगा, मतलब मैं तो जीता ही हूं खाने के लिए। वाह वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो एनी विच केस, ऐसे इंसान ने 5 महीना बाहर का नहीं खाया। आप बोलोगे क्यों नहीं खाया 5 महीना बाहर का? क्योंकि यार देखो पढ़ाई करना था। अब अगर बाहर का कुछ खाया एंड कभी कुछ पेट गड़बड़ या हुआ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक दिन भी इंपॉर्टेंट होता है, एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम पे। तो मैं आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट, तो कुछ भी नहीं खाया यार। अब मुझे लग रहा है यार, मतलब जो खाना है वो खा सकते हैं। आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर इट। मैंने बोला कोहली और धोनी को, मैं बोला चलो ना यार भाई लोग खाना खाने को चलते हैं रेस्टोरेंट में। उन्होंने बोला यार अच्छा आइडिया है, ऐसा करते हैं घर पे चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं एंड देन लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट। तो जर्नी कुछ हमारी यहाँ पे अब स्टार्ट हुई रेस्टोरेंट वाली। तो चले अपन, तो घर पे गए हम लोग, फटाफट एकदम तैयार हो गए, फ्रेश हो गए एंड नाउ वी वर 8 PM एंड हम लोग आ गए अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छे वाले तो नहीं, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो यार थोड़ा हुलिया खराब था, मतलब शेविंग वेविंग करने का टाइम नहीं मिला और ना बाल भी एकदम बड़े हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। सो अब मुझे लगा कि यार चलो कोई लोकल रेस्टोरेंट में, तो हमको एक शिव सागर टाइप ऑफ रेस्टोरेंट में चले गए। तो हम लोग तीनों गए वहां पे, तीनों बहुत एक्साइटेड, क्योंकि तो आ गए हैं हम हमारे रेस्टोरेंट में। एंड जैसा मैंने आप लोग को कहा था कि फिलहाल तो हम लोग शिव सागर वाले रेस्टोरेंट में ही जाकर खुश है, फिर बाद में जाएंगे कोई लाउंज वाउंज में यार, गोवा वोवा भी चलेंगे। बट एज ऑफ नाउ तो वी आर हियर एट शिव सागर रेस्टोरेंट। तो ऑब्वियसली हमारे घर के पास में ही था, बिकॉज हमको जल्दी से तैयार होके आना था, भूख लग रही थी, बाहर के खाने की बहुत एक्साइटमेंट थी। तो हम लोग तीनों आ गए। तो अब यहाँ पे हम लोग तीनों बैठे हैं। कौन कौन है? मिस्टर संकल्प है, मिस्टर विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी, तीनों आ गए हैं, तीनों वेरी गुड फ्रेंड्स। ये फाइनल का अब उन्होंने पेपर वेपर कुछ डिस्कस नहीं करना है बॉस, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, जो हो गया वो खत्म। अब
ऑब्वियसली वेटर आया, वेटर ने पूछा कि सर आप क्या लेना चाहेंगे, तो भाई बट ऑब्वियस है, सबसे पहले तो अपन लोग सूप्स एंड स्टार्टर्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमने तीनों ने एक दूसरे के साथ डिस्कशन किया कि भाई क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो मैंने तो बोला यार मेरे को तो मनचाओ सूप चाहिए भाई। ना विराट भाई बोला कि मैं तो जस्ट अ मोमेंट, हाँ भाई विराट भाई बोला अपना कि मुझे तो यार टोमेटो सूप चाहिए। तो फिर धोनी बोला यार देखो कैसा है, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो अपन लोग है ना जानबूझ के थोड़ा अलग अलग ऑर्डर करते हैं ताकि एक दूसरे से भी थोड़ा और खा सके, है कि नहीं। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल आपकी लाइफ के साथ कनेक्टेड होगा, आप लोग भी गए होगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसा ही कुछ किया होगा। तो मैंने बोला मंचाओ सूप, विराट ने बोला ही विल हैव टोमेटो सूप, एमएसडी ने बोला कि ही विल हैव स्वीट कॉर्न सूप, पता है ना स्वीट कॉर्न सूप, क्लियर सूप भी बोलते हैं उसको। तो दैट इज व्हाट एमएसडी विल हैव। तो यहां पे सबसे पहले स्टार्ट होता है सूप्स एंड स्टार्टर से। सो क्या ऑर्डर किया संकल्प ने? संकल्प ने ऑर्डर किया मंचाओ। मुंह में पानी आया सर। विराट ने ऑर्डर किया टोमेटो सूप एंड एमएसडी हमारे शेर ने ऑर्डर किया है स्वीट कॉर्न। चलो ठीक है, सो ये ऑर्डर हो गया, वी वर हैप्पी। अभी हम लोग कंफ्यूज थे कि और कुछ स्टार्टर में मंगाए या मेन कोर्स ही मंगा ले। मेन कोर्स में भी धोनी बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो चपाती चाहिए, विराट बोल रहे हैं नहीं यार मेरे को तो दाल चावल चाहिए, मैं कुछ और सोच रहा हूं। तो वी वर लाइक ज़ैप्ड एंड कंफ्यूज, क्योंकि इतने दिन से खाया नहीं ना, तो लग रहा है सब कुछ एक ही दिन में खा ले। तो फिर बाद में एमएसडी ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। धोनी बोला कि ऐसा करते हैं ना यार चिको, अपन लोग है ना क्या करते हैं थाली ऑर्डर कर लेते हैं। और थाली में आप लोगों ने थाली खाई है कभी? तो थाली में तो सब आता है, चपाती भी आती है, पूरी भी आता है, 2-3 सब्जी आएगी, दाल आ जाएगा, देर इज कर्ड, देर इज मिठाई होती है, गुलाब जामुन होता है, पापड़ होता है, अचार, सब कुछ मिल जाएगा। तो वी वर लाइक ये अच्छा आइडिया है यार, डन। सो हमने सोचा कि चलो अब हम मेन कोर्स में क्या ऑर्डर करेंगे। तो मेन कोर्स में हम लोग ने ऑर्डर किया थाली। तो मैंने ऑर्डर किया गुजराती थाली, विराट कोहली ने ऑर्डर किया पंजाबी थाली, लेट्स ऑर्डर समथिंग डिफरेंट नो, एंड एमएसडी ने ऑर्डर किया राजस्थानी थाली। सो ये 3 थाली हम लोग ने ऑर्डर कर दी एंड देन अब हो गया, मतलब सब कुछ था वो थाली में एंड वी वर फीलिंग रियली रियली हैप्पी। टेस्ट बड्स को, पेट को बड़ी ही राहत मिली। अब हो गया, खाना हो गया, अब क्या करें। तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा आइसक्रीम भी मंगवा लेते हैं यार, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं नहीं बोला, तो वेटर को बुलाया, मैं बोला भाई आइसक्रीम बताओ कौन सी अच्छी है सबसे बेस्ट। तो उसने बोला सर सबसे बेस्ट तो हमारे यहाँ पे सिजलिंग ब्राउनी है। मैंने कहा मैं तो भाई बेस्ट ही खाऊंगा, तो मुझे तो चाहिए सिजलिंग ब्राउनी। विराट बोला कि यार नहीं मुझे ब्राउनी इतना वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो एकदम सिंपल प्लेन वनीला लेकर आ जा। तो हमारे विराट भाई ने बोला कि यार मेरे को तो वनीला भी चलेगा। धोनी बोला कि यार चीकू मेरा तो थोड़ा जो गला है ना वो बैठा हुआ है, मुझे ना टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है और मेरे को नहीं चाहिए कि अभी एग्जाम खत्म हुआ है और अभी मैं वापस बेड पे आ जाऊं। तो मुझे चाहिए कि यार मैं आइसक्रीम ना खाऊं तो बेटर है, क्योंकि अगर मैंने आइसक्रीम खा ली और ये टॉन्सिल्स बढ़ गया देन इन दैट केस मेरा तो स्यापा हो जाएगा यार। फिर बाद में कहां पे भी वापस से यार सब डॉक्टर के पास जाए, अभी तो वेकेशन है, एंजॉय करना है। तो धोनी ने बोला यार मैं तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करने वाला हूं यार। तो ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पे एसके, वीके, एमएसडी खा लिया, तीनों ने अपने हिसाब से आइसक्रीम भी खा लिया। अब क्या, अब आ गया हमारा वेटर, बोले सर और कुछ? हमने बोला नहीं भैया अब तुम लेकर आ जाओ बिल। और ऑब्वियसली सॉप और वो सब चीज वो लेकर आया एंड साथ में वो लेकर आया बिल। तो उसने ऑब्वियसली कैलकुलेट करना स्टार्ट किया फटाफट। तो उसने कैलकुलेट किया कि भाई देखो टोटल सूप का कितना हो रहा है। तो उसने कैलकुलेट किया कि सूप में मंचाओ सूप कितने का आता है, आप बताओ। कैन आई से 150 का आता है। टोमेटो सूप कितने का होता होगा? अप्रोक्सीमेटली 100 का। और स्वीट कॉर्न में तो होता ही क्या है, उसका तो क्या ही चार्ज लगेगा। ठीक है भाई 75 रुपीज दे दिया। फिर बाद में आ गए अपने थाली। अब थाली का उनका फिक्स्ड प्राइस था भाई, थाली का उनका फिक्स प्राइस के भाई हम लोग का थाली फिक्स्ड है 300, 300 एंड 300। तो यहाँ पे
150 प्लस 100 250 प्लस 75 वो था 325, यहां पे आ गया 900 एंड लास्ट में था मेरा आइसक्रीम। अच्छा, ये आइसक्रीम जो अपन लोग ने सिजलिंग ब्राउनी और वनीला और मंगाया उसका कितना है, तो सिजलिंग ब्राउनी का है 150, वनीला का है अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज एंड तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल हो गया ये 230। फटाफट इन्होंने भाई जो वेटर है, वेटर ये कैलकुलेशन कर रहा था और लेकर आया, तो 1200 एंड 1400 एंड 1455 रुपीज का बिल हुआ। देख लेना भाई, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1200 और 200 1400 1455, ठीक है, तो ये बिल आया। अब आप मेरे को बताओ कि क्या ये बिल एक ही आदमी भरता है तुम लोग जब बाहर खाने को जाते हो, या इसको डिवाइड करते हो? सच्चे अच्छे बोलो। सर सीधी बात है, 3 जन गए हैं, सीधी सी बात है सर, 3 जन गए हैं तो ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो हम लोग ने डिवाइड बाय 3 कर दिया। हमने सोचा कि चलो थोड़ा टिप भी दे देते हैं यार, दिल बड़ा रखते हैं, अब तो अपन चार्टर्ड बनने वाले 2 महीने बाद बस। तो हमने सोचा कि चलो 45 रुपीज का टिप भी ऐड कर देते हैं, तो टोटल हो जाएगा अपना 1500 और 1500 हम लोग है 3 लोग, सो डिवाइड बाय 3 हमारे एक एक के पाती में आ जाता है 500 पर पर्सन। तीनों ने 500 का नोट निकाला, हमारा जो वेटर था उसको दे दिया 500 500 500 देके बोला भाई टोटल ले जाओ एंड पूरा का पूरा रख लो, कुछ चेंज मत लाना, दिल बड़ा है हमारा, तेरे भाई का दिल बड़ा है। सो 1500 रुपीज हुआ टोटल, 500 दिया और लेकर निकल गए। अब जैसे ही हम लोग बाहर निकले, हमारा जो संकल्प दिख रहा ना एसके, वो एक्चुअली मारवाड़ी आदमी है, तो वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था, सच्ची में भी मारवाड़ी और कर्मों में भी, तो वो खुश हो रहा था। वो सोच रहा था यार मैंने तो 600 रुपए का खा लिया, पर मेरे को देना पड़ा खाली 500। नेक्स्ट टाइम भी है ना, इन दोनों के साथ ही खाने को जाऊंगा यार, कम देने का ज्यादा खाने का। विराट सोच रहा था कि भाई ठीक है, मेरा तो टोटल 480 हुआ था, बराबर है, मैंने जो खाया उसका 480 हुआ प्लस 15 रुपया टिप का, मतलब भाई मेरे से तो 500 रुपए का खर्चा हुआ और 500 रुपया ही गया। और हमारे कप्तान साहब MSD सोच रहे थे ये खत्तियों के साथ मैं नहीं आऊंगा। ये देखो मैंने तो खाया 375 रुपीज का और सालों ने मेरे से ले लिया 500 रुपए। बहुत ना इंसाफी है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी आप ऐसे कोई फ्रेंड के साथ चले जाओ, समझो आप धोनी वाले साइड पे, अभी ऐसे कोई फ्रेंड के साथ चले जाओ जो दबा के खाता है और आप एकदम थोड़ा बहुत खा रहे हो, बट साला जब डिवाइड हो जाता है बिल, तो बिल तो इक्वल हो गया, खाया आपने कम, खाया उसने डबल। अरे सर क्या आप भी चिंदी कर रहे हो फ्रेंड्स में ऐसा, ए चल चल होता है ना। अभी देखो आज की तारीख में जब अब मैं अपनी बात करूं तो हम लोग अब बड़े हो गए हैं, फ्रेंड्स लोग मिलते ही नहीं है, तो मतलब आज की तारीख में पैसा है पर मजे करने का टाइम नहीं है। एक टाइम था आपके जैसे लेवल वाला जब मजे करने का बहुत टाइम था, बट पैसों की तंगी थी। तो ऐसा ही कुछ MSD सोच रहा था, नहीं कोई गलत नहीं इंटेंशन से सोच रहा था, बट आया उसके दिमाग में कि यार 375 का ही खाया और 500 रुपए का खर्चा हो गया। वही शंकर बाहर निकल के बहुत ही खुश है, उसको लग रहा है कि वाह आज तो उसने एक जंग जीत ली, 600 रुपए का खा लिया और खाली 500 रुपए पे करने पड़े। कैसा लग रहा है? सो दैट इज हाउ द होल थिंग हैपेंड। अब यहां पे आपको कोई, मैं इधर होटल मैनेजमेंट का लेक्चर नहीं ले रहा हूं भाई कि तुम्हारे को सूप पिलाऊं, मेन कोर्स थाली खिलाऊं, अब आ जाओ कॉस्टिंग के ऊपर, समझे क्या? तो क्या बोल रहा है, अब कहानी को ध्यान से सुनो। धोनी को लग रहा है कि यार मैंने खर्चा तो किया 375 का, बट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया 500 का, है कि नहीं? देखो यहां पे ध्यान से देखो, संकल्प सोच रहा है मैंने तो खाया खाली 600 का, पे करना पड़ा खाली 500, टिंग टिंग टिंग, है कि नहीं? विराट कोहली इज इनडिफरेंट, उसको लग रहा है 500 का खाया 500 का दिया,
है कि नहीं? सो अब ऐसा कुछ अगर अपने साथ हो रहा है, अपन फ्रेंड्स के साथ गए तो चलता है सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। आज धोनी को टॉन्सिल हुआ है, धोनी सोच रहा है कल उठ के संकल्प को भी टॉन्सिल तो होगा, तब लेके जाऊंगा मैं उसको आइसक्रीम खिलाने का और हिसाब बराबर कर लूंगा। जी हाँ, एनी केस पॉइंट इज, क्या कॉस्ट सही तरीके से बटा है क्या यहाँ पे? यही गलती जो शायद फ्रेंड्स के साथ हुई है, और ठीक है निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर अंदर चलता है, बट यही गलती अपन लोग अपने बिजनेसेस में करते हैं। जी हाँ, अपन क्या करते हैं, अपन को लगता है कि भाई टोटल 1500 रुपीज का खर्चा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 3, चलो 500 500 500 बांट दो तीनों में, पर ये गलत है। कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। अरे ओ संकल्प, तूने कितने का खाया है रे? अरे सर मैंने तो खाया है 500-600 रुपए का, तो तू 600 रुपए का पे करेगा। कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। 500 रुपए दिए तूने, 600 रुपए का खाया है, मतलब कहना इससे तेरे केस में अंडर कॉस्टिंग हो गया है, मतलब कहना इससे तेरे केस में अंडर कॉस्टिंग हो गया है। विराट कोहली के केस में एकदम एप्ट कॉस्टिंग हुआ है, बट यही धोनी के केस में उसने खाया 375 का और उसको पे करना पड़ा 600 रुपया, 500 रुपया। सो कहना से धोनी के केस में ओवर कॉस्टिंग हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली अपना कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी ऐसा है कि इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन इनकरेक्ट कॉस्टिंग। जो प्रोडक्ट एप्ट कॉस्ट होने चाहिए थे, तीनों हो सकते थे, बट हुआ क्या, एक ओवर कॉस्टिंग हो गया, एक अंडर कॉस्टिंग हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखो फ्रेंड्स लोग हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 जैसा मैंने कहा चलता है। सर क्या फ्रेंड्स लोग के सामने झगड़ा करवा रहे हो और जिंदगी कर रहे हो? देखो बात वो नहीं है, बात ऐसी है कि क्या ये सही तरीका है क्या? द आंसर इज एन ओ, नो। तो क्या सही तरीका होगा? दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। हमेशा ये पंच लाइन, ये बेस लाइन, ये फंडामेंटल लाइन याद रखना, क्योंकि ये आने वाले 12 जो भी चैप्टर्स है, आने वाले जिंदगी भर जो चीजें है, वो सब जगह आपको ये वाले एग्जांपल्स याद आएंगे मेरे। जी हाँ, कल उठ के आप भी एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। यूज दीज एग्जांपल्स एंड बेस कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर योर एज वेल। इसके लिए मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं। आप बोलोगे यार सर इसका हमारे उससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, समझ रहे हो? सो आगे जब चीजें कनेक्ट होगी ना तब पता चलेगा। क्या आपको ये एग्जांपल बखूबी समझ में आ गया है? क्या आप भी समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? यस एवरीबॉडी, मैं जो भी एग्जांपल दूंगा ना वो सब जैसा मैंने आपको आपकी लाइफ से कनेक्ट होंगे, एंड आपको जिंदगी भर उसको याद रखना है। मतलब लेजिट या आपको लाइफ टाइम याद ऑटोमेटिकली रहेगा। ऐसा नहीं कि सर पे एकदम बोझ लेके याद रखना, ऑटोमेटिकली आई एम श्योर आपको ये याद रहेगा ही रहेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? चलो 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट देख लो, आपको लिखना है लिख लो। वैसे तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करने ही वाला हूं, स्टिल इफ यू नीड यू कैन जस्ट हैव इट। समझगड़ू? चलो, सो ऑन दैट नोट अपन को समझ में आ गया, फ्रेंडशिप लेवल पे ही सही फिलहाल तो क्या, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। तुम्हारे जहन में दिमाग में घुसा दूंगा जो कॉन्सेप्ट मेरे को पढ़ाना है, इतने एग्जाम्पल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, समझे? अब चल रहे हैं अपन लोग एग्जांपल नंबर 2 पे। बहुत जल्द वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बट अब बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब तक आपको लग रहा है ये तो फ्रेंड्स का ऐसा चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसा मत करो, ठीक है, मान लिया। अब चलते हैं बिजनेस पे, और मैं आपको प्रूव करके बताता हूं बिजनेसेस भी इसको रॉन्ग यूज कर रहे हैं एंड कैसे इसको सही किया जा सकता है। आओ, यस फिलहाल फटाफट ये 2 मिनट ले रहा हूं, कॉपी कर लो, करना है तो। सिर्फ ध्यान रखना एसके के केस में क्या हुआ है, ओवर कॉस्टिंग। एमएसडी के केस में क्या हुआ है, अंडर कॉस्टिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है अपने भी सिस्टम में। 3 में से 2 प्रोडक्ट ओवर या अंडर कॉस्ट हो रहे हैं, मतलब 67%, 2 आउट ऑफ 3 मतलब 67% इनकरेक्ट कॉस्टिंग हो रही है अपने प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि अपन कॉस्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपन कॉस्ट को सही मायने में चार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं। समझियो? चलो फटाफट ट्रेस इट आउट।
इसी के साथ चलते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। सो सेकंड एग्जांपल इज रिलेटेड टू बैंक्स। जी हाँ, क्या आप लोग के पास भी बैंक अकाउंट है? ऑब्वियसली होगा, वरना आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड जाएगा कहां? भले ही छोटा मोटा हो, मिलता तो है। सो बैंक से रिलेटेड एक, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट एग्जांपल वाज, चलो भाई फ्रेंड्स वाला था, तो सर चलता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, फ्रेंड्स में तो कोई टेंशन नहीं है। आई एग्री, आई एक्सेप्ट। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेम चीज हो रही है इवन इन द बैंक सिनारियो। यस, एंड अभी मैं आप लोगों को जो एग्जांपल बताऊंगा उससे आपको खुद को क्लियर हो जाएगा। अब मेरा जो एग्जांपल है ना, दैट इज रिलेटेड टू एटीएम। क्या एटीएम से आपने कभी पैसा विड्रॉ किया? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यस यस, ओके। सो चलो भाई मेरा एग्जांपल में चलो, उसके पहले डू यू नो ये एटीएम आया किधर से? व्हाट गेव राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएम? एनी आइडिया? मैं आपको बताता हूं, जानना चाहोगे? चलो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाओ अपना। ये आया पूरा का पूरा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। जब आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे ना, जैसे मैंने जेपी मॉर्गन में काम किया था, तो हमारे को एक चीज एकदम क्लियरली सिखाई गई है। उन्होंने बोला था कि कोई भी काम जो मैन्युअली हो रहा हो, अगर उसको तुम ऑटोमेट कर सकते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि आप कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट का मतलब यूज मशीन्स टू ऑटोमेटिकली डू द कैलकुलेशंस। तो इनका दिमाग, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज वाले हैं ना, इनका दिमाग एक ही चीज पे एकदम तो तेज भागता है, एंड वो है कि कैसे ऑटोमेट करे, कैसे ह्यूमन जहां पे भी है वहां पे ह्यूमन बिहेवियर कोई हटा देवे। एंड दैट इज वेयर उन्होंने, अब मानोगे नहीं, उन्होंने बैंक में ऐसा चीज डेवलप किया है जहां पे उनके कोई लोग है ही नहीं। देयर इज पर्सनलेस बैंक्स डेवलप्ड आउटसाइड इंडिया। यस, दैट इज ट्रू। उनका क्या मानना है? उनका सोचना है कि यार अगर हम बैंक रखेंगे, बैंक के लिए रेंट पे करना पड़ेगा, तो रेंटल कॉस्ट अपन लोग पे करें, फिर बाद में उधर लोग आएंगे। उससे अच्छा क्यों ना ऐसा कुछ बैंक सेटअप करे कि किसी को आने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। भाई आज की तारीख में तो नेट बैंकिंग एंड एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन। इनफैक्ट अब तो कोविड के बाद द सिचुएशन इज सच के आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो केवाईसीज होते थे, ये केवाईसीज अभी सीधा ऑनलाइन हो जाएंगे। मतलब अपना आधार का फोटो क्लिक करो, भेज दो, अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करो, भेज दो, दे विल वेरीफाई उसका। वो लोग अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन रख लेंगे, हो गया काम, हो गया, केवाईसी डन, जाने की जरूरत ही नहीं है। सो एवरीथिंग नाउ इज ऑटोमेटेड। अब उसकी वजह से रेंटल कॉस्ट वाज द बिगेस्ट सेविंग, क्योंकि अब तो रेंट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मेरा जो इतना बड़ा जगह था हो गया, बच गया। ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर सेविंग्स दैट दे हैव डन विद दिस, प्लस उसकी वजह से जो उनको लोग रखने पड़ते थे, अब उसकी भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अब वो भी नहीं है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इसकी वजह से ही उनको लगा कि यार अब जो हमारा प्रोसेस है बैंक्स का, क्यों ना इसमें भी कुछ एक नयापन लाया जाए। एंड दैट इज वेयर एटीएम वाज बोर्न। मैं आपको एक मेरे लाइफ का एक वाकया बताता हूं जहां पे मुझे लगा कि वाह क्या ऑटोमेशन है। So I was traveling in Australia. So I was traveling from Brisbane to Melbourne. तो मैं ब्रिस्बेन से मेलबर्न जा रहा था, तो मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने वहां पे देखा, जैसे मैं ब्रिस्बेन के एयरपोर्ट में गया, कोई लोग ही नहीं है असिस्ट करने के लिए कुछ भी। खुद से अपना जो भी बोर्डिंग पास का नंबर है टाइप करो, ऑटोमेटिकली आएगा। खुद ही अपना लगेज रखो, ऑटोमेटिकली कुछ वो स्लिप जनरेट होगी, बैग के ऊपर चिपकाओ, बैग चले जाएगा। फिर यू हैव टू गो टू दैट लाइन, फ्लाइट पे बैठो, हो गया, फ्लाइट पहुंच गए। फिर मेलबर्न में उतरा, अगेन एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड। पूरे के पूरे प्रोसेस में मैं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट एंटर किया, तब से मेलबर्न एयरपोर्ट एग्जिट किया, मैंने कोई इंसान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया, ना बात की, ना किसी की जरूरत लगी। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक वाह क्या बात है। और ऐसा नहीं कि मैं अभी गया, हो गया मेरे को काफी थोड़ा टाइम भी हो गया उधर गए हुए। सो आज से 5 साल पहले की बात आप समझ लो मैं बात कर रहा हूं। आई वाज लाइक वाओ अमेजिंग। सो ये होता है ऑटोमेशन। जेपी मॉर्गन में जब आया तो कितनी सारी चीजें मैंने ऐसी देखी जो पहले मैं मैन्युअली करता था। अब मुझे लगा वाह यार
ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं। मतलब ये वर्ड अब मेरे दिमाग में, दिमाग में बस गया है। मैं भी कोई काम करता हूं ना, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि कैसे इसको एक ऑटोमेटेड वे में किया जाए, सो दैट ह्यूमन इंटरवेंशन कम एंड थिंग्स विल गो इवन मोर स्मूदर एंड बेटर। ऑब्वियसली जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए वहां पे रखेंगे एंड वहां पे होना भी चाहिए, बट नॉट एट एवरी प्लेस। एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट गिव राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएम। तो क्या हुआ करता था, मैं आपको बता दूं। पहले अगर आपको पता होगा, पहले के जमाने में तो कैशियर हुआ करते थे, बराबर है। सो बैंक्स होते थे एंड बैंक्स के बहुत सारे कैशियर बैठते थे। तो हर एक बैंक में 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली कैशियर बैठते थे। तो क्या होता है, समझो मेरे को कैश विड्रॉ करना है तो मैं जाऊंगा, कैश देखूंगा कि भाई अच्छा भाई मेरे को चेक दूंगा उनको, मेरे को कैश चाहिए, कैश विड्रॉ कर लूंगा। समझो मेरे को 10,000 रुपया कैश चाहिए, गया मैं कैशियर के पास, कैश विड्रॉ कर लिया। दिस इज हाउ योर पेरेंट्स हैव डेल्ट विद। तो आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने यही किया था। गए, वो लोग को अगर पैसा चाहिए तो बैंक में जाओ, लाइन में खड़े रहो, कैश विड्रॉ कर लो, फिर बाद में आओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो अब ये चीज चल रही थी, ये चीज अमेरिका में भी, यूरोप, सब जगह चल रही थी। बट उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये सिस्टम तो थोड़ा ऑटोमेट करना चाहिए। कैश देने के लिए खाली कैशियर हो, बात कुछ समझ में नहीं आया। एंड दिस गेव राइज टू द ऑटोमेशन थिंग, जहां पे उन्होंने एटीएम डेवलप किया। समझे? अब उसका फायदा क्या है एंड कैसे ये इनको थॉट प्रोसेस आया, अभी ध्यान से सुनना। तो मैं अभी कॉन्टेक्स्ट में लेता हूं 3 फॉरेन की बैंक्स को लेता हूं मैं। एक सिटी बैंक, नाम तो सुना होगा, एक डॉइश बैंक लेते हैं अपन लोग, और एक बैंक ऑफ अमेरिका लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 बैंक है, एक जेपी मॉर्गन, सॉरी, एक सिटी बैंक, एक डॉइश बैंक और एक बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये 3 बैंक है हमारे पास, सिटी, डॉइश, बैंक ऑफ अमेरिका। अब सिटी बैंक का टाइमिंग है, मॉर्निंग 9:30 AM टू इवनिंग 3 PM, ये बैंक का टाइमिंग, और ये यूजुअली बैंक का टाइमिंग यही होता है। तो अब आप समझो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके ऑफिस का टाइमिंग क्या होता है? सर हमारे ऑफिस का टाइमिंग होता है मॉर्निंग 9:30 AM टू इवनिंग 6:30 PM। तो अगर आपका टाइम और बैंक का टाइम ऑलमोस्ट सेम है, देन इन दैट केस आप मुझे बताओ आप बैंक जाओगे कैसे? अगर आपको बैंक जाना है देन इन दैट केस आपको हाफ डे लेना पड़ेगा। मतलब बैंक जाने के लिए मैं मेरे हाफ डे का सैलरी कट करवाऊं? ऐसा सिचुएशन होने लगा। फिर बाद में आइडिया आया सिटी बैंक को। सिटी बैंक ने सोचा ऐसा, तो उसने क्या किया, सिटी बैंक ने बोला कि क्यों ना मैं टाइमिंग 9 to 9 कर दूं, क्यों ना मैं टाइमिंग 9 to 9 कर दूं। तो सिटी बैंक ने टाइमिंग किया 9 to 9। तो अब यहां पे एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिविटी आ गया। उनको लगा कि चलो भाई अब हमारे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अब मुझे लगता है यार सिटी बैंक अच्छा है। पहले बाकी सब जो बैंक है वो 3 बजे बंद हो जाते हैं, सिटी बैंक 9 बजे बंद होता है। तो मैं ऑफिस से आऊंगा 6:30, 7:30, 8 बजे तक, तो भी मैं बैंक जाके मुझे विड्रॉ करना है, मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूं। बट ये करने के चक्कर में सिटी बैंक का कॉस्ट बढ़ गया। अब इन्हीं को देखकर डॉइश बैंक को भी ये चीज करना पड़ा, बैंक ऑफ अमेरिका को भी ये चीज करना पड़ा। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने सोचा कि मैं 9 AM टू 9 PM रखूं, क्यों ना उससे बेटर मैं 24 आवर बैंकिंग कर दूं। जी हाँ, मतलब 9 AM टू 9 AM 3 शिफ्ट में मेरे कैशियर्स काम करेंगे। 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 24 घंटा चालू रहेगा। क्यों? क्योंकि समझो भाई, चलो मेरे को जब एवरीडे बेसिस पे चाहिए तो 9 PM के पहले मैं ऑफिस से घर पहुंच जाऊंगा एंड मैं विड्रॉ कर लूंगा बैंक जाके। बट अगर समझो कुछ एकदम इमरजेंसी आ गया, रात के 1 बजे 2 बजे मुझे पैसा चाहिए, कैश चाहिए, गॉड फॉरबिड कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और मेरे को हॉस्पिटल को पैसा देना है, तो मैं क्या करूंगा? देन इन दैट केस, अभी तो नोटबंदी है तो हो गई है, ज्यादा कैश भी नहीं रख सकते। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने सोचा मैं 9 to 9 AM का बैंकिंग रखता हूं और फिर दैट विल बी द बेस्ट। सब लोग आएंगे, कोई भी मतलब कोई टाइम का प्रॉब्लम ही नहीं। फिर तो रात को 2 बजे भी आपको चाहिए, जाओ आप, यू कैन विड्रॉ द मनी। अब मैं आपको पूछता हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज एनीबॉडी, आप सिटी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, डॉइश में खुलवाएंगे या बैंक ऑफ अमेरिका में? सर बट ऑब्वियस बैंक ऑफ अमेरिका में 24 आवर बैंकिंग सर्विसेज मिल रही है मेरे को। तो भाई 24 आवर मतलब जब आना है जाओ, जब जाना है आओ, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ। सर बेस्ट रहेगा ये।
बट ये करने के चक्कर में बैंक ऑफ अमेरिका ने रियलाइज किया यार इनके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि 3 शिफ्ट में उनको कैशियर को बुलाना पड़ रहा है, तो कैशियर कॉस्ट बढ़ गया है काफी ज्यादा, बराबर है। अब ज्यादा अपन रिकवरी नहीं कर सकते, कॉस्ट नहीं चार्ज कर सकते अपने कस्टमर को, बिकॉज कस्टमर फिर बोलेगा अरे नहीं नहीं फिर तो मैं सिटी बैंक के पास ही जाता हूं। तो ये चीज की वजह से बैंक ऑफ अमेरिका को लगा कि 9 to 9 तो रखना है, बट अब हम क्या करें ऐफा कि ये 9 to 9 भी हो जाए और कैशियर का कॉस्ट भी कम हो जाए। उनका दिमाग दौड़ने लगा ऑटोमेशन पे। उन्होंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ऑटोमेशन हो जाए, तो 9 to 9 का काम भी हो जाए और कॉस्ट सेविंग भी हो जाए। जी हाँ, and that is what gave rise to the whole concept of ATM। अब ये करने के बाद ऑटोमेशन भी हुआ, जो अपने को पढ़ना है चैप्टर 3 में, बता दूं। ऑटोमेशन के साथ साथ बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग भी हुआ। जी हां, कैसे हुआ कॉस्ट सेविंग? आओ मैं आप लोग को इसका कैलकुलेशंस बताता हूं। आओ आओ। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने देखा ये ऑब्जर्वेशन उनका कि कितना बड़ा कॉस्ट सेविंग हो रहा है उनको एटीएम से। आओ देखो मैं बताता हूं। एटीएम को ऑपरेट करने का जो खर्चा है उसको अब अपन कंपेयर करेंगे एक कैशियर के खर्चे के साथ, ठीक है। तो जब बैंक ऑफ अमेरिका 24 आवर बैंकिंग करने लगा, एट दैट पॉइंट इन टाइम कैन आई से, वो देखो क्या होता था, फर्स्ट 8 आवर का जो स्लॉट है वो स्लॉट होता था 9 AM to 3 PM। अब ये तो एकदम मतलब भाई साहब सबसे सबसे हेवीएस्ट स्लॉट है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कस्टमर्स एक्सपेक्टेड है। सो 9 + 3 12, तो थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं अपन, इसको 9 to 5 कर लेते हैं, 9 AM to 5 PM। तो यहां पे अपने को ज्यादा कैशियर चाहिए, तो अपन रखते थे से फॉर एग्जाम्पल से 5 कैशियर्स, ठीक है। अब उसके बाद और 8 घंटे का एक स्लॉट हो गया, तो ये ले लो 5 to 10 और 11 12 2, और फिर बाद में एक और 8 आवर का स्लॉट हो गया, यहाँ पे 2 to 9 या जो भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ लेना है यार करके। तो अब यहाँ पे और एक कैशियर रखते हैं अपन, क्योंकि भाई ये टाइम पे तो एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे और एक कैशियर रखते हैं, ठीक है। तो 5 + 1 6 + 1 7, तो टोटल अपने को कितने कैशियर्स की जरूरत है? 7 कैशियर्स की जरूरत है। एक कैशियर अपने से कितना लेता है? से एक कैशियर अपने से लेता है 10,000, प्लस ये जो रात वाले हैं ना, ये तो एडिशनल भी लेते हैं नाइट अलाउंस करके। तो सब मिला के मैं बोलता हूं भाई 70,000 कैशियर का हुआ। 5,000 चलो इनको यार नाइट अलाउंस दे दिया, तो 75,000 में मेरा टोटल कैशियर का कॉस्ट निकल रहा है एज रिगार्ड्स मैं, तो पूरा के भाई 24 आवर बैंकिंग मैनेज हो गया मेरा ये 75,000 में। समझो ये आप लोग को, सब लोग को समझ रहा है। तो ये चीज हो रही थी। अब बैंक ऑफ अमेरिका को लगा यार ये खर्चा तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो ऑटोमेशन लाना पड़ेगा कि ये खर्चा और ओवरऑल जो डिपेंडेंसी है कैशियर के ऊपर वो कम हो जाए। क्योंकि अब क्या है पता है, इधर एक ही कैशियर है, इधर एक ही कैशियर है, कभी इनका तबीयत खराब हो गया तो वो टाइम पे बंद रहेगा। तो देयर वाज दैट इशू विच वाज ट्रबलिंग बैंक ऑफ अमेरिका। बाकी बैंक्स को भी लगा कि यार ये सिस्टम तो है अच्छा 24 आवर का, बट कॉस्ट भी बढ़ रहा है प्लस डिपेंडेंसी भी बढ़ रहा है, क्या करें। इसकी वजह से उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऑटोमेट किया जाए, विच गेव राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएम। और फिर उन्होंने एटीएम, अब एटीएम क्या है, कैशियर का तो जैसे ही है, डेबिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड इंसर्ट, जो भी चाहिए पैसा आ जाएगा, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। प्लस उन्होंने नोट किया कि एटीएम का तो ये 75,000 पर मंथ जो कॉस्ट है वो मेरा कैशियर का कॉस्ट है। उन्होंने नोट किया कि यार ये एटीएम का मेरा जो मंथली कॉस्ट जा रहा है वो एज सच काफी कम है। तो कितना है देखते हैं अपन लोग। तो देखो भाई एटीएम को सबसे पहले तो ये जो डब्बा है उसको सेटअप करने का कॉस्ट है कि नहीं। चलो अस्यूम कर लो कि ये डब्बे का टोटल कॉस्ट है से 7,50,000, ठीक है। अब ये अगर 7,50,000 है तो 1 साल तो नहीं है, तो 5 साल चलेगा, तो डिवाइड बाय 5 कर लिया, तो कहना इससे 1,50,000 पर एनम का इसका कॉस्ट है। भाई वो जो मेन डब्बा है एटीएम का बच्ची, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं ताकि अपने को मंथली मिल जाए। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 12 करोगे तो मोटा मोटी 12,500 रुपया आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कॉस्ट कैलकुलेशन चालू करते हैं एटीएम का। तो एटीएम का जो मेन सेट है
उसका कितना अप्रोक्सीमेटली 12,500 पर मंथ। अच्छा, उसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड रखना ही पड़ेगा बॉस आपको, है क्या ना। तो सिक्योरिटी गार्ड का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, तो से फॉर एग्जांपल ले लो 8,000 उसका ले लो, बराबर। सर अभी ऐसा अपन लोग ये सेटअप करेंगे, कभी कभार सर एटीएम भी बंद हो जाता है, चलता नहीं है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो सर उसके लिए एक आईटी डेवलपर चाहिए ना, बराबर है। बट एक एटीएम के लिए तो एक आईटी डेवलपर नहीं रखूंगा मैं, ऐसा करता हूं 10 एटीएम के लिए, एक एरिया के 10 एटीएम के लिए 50,000 रुपए का मैं उसको दे देगा, तो वो मेरा आईटी डेवलपर का काम हो गया। तो आईटी डेवलपर, तो ये यार 50,000 रुपए में मेरा 10 एटीएम को मैनेज कर लेगा आराम से, बराबर है। तो कहना इससे एक एटीएम को 5,000 रुपए का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, समझ गुडू। तो वो भी मैंने ले लिया यार, चलो ठीक है। और सर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी तो जाएगा, चलो 5,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे दे दिया यार। सर रेंट वो जो जगह है सर उसका रेंट भी तो जाएगा, यस चलो रेंट का अपन लोग ने दे दिया, छोटा सा जगह होता है तो ले लो, चलो 10,000 रुपया रेंट। और से फॉर एग्जाम्पल और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ले लेते हैं 5,000 रुपए का, वो पेपर का जो आता है, पेपर रोल या कैश को आने जाने का, खैर वो तो वैसे भी हो रहा था जब कैशियर था तभी भी। तो मिसलेनियस एक्सपेंस ले लिया अपन लोग ने इससे 5,000 रुपया। तो अब यहां पे मैं अगर इसका टोटलिंग करता हूं तो कितना होता है, तो 10 + 5 15 and 5 20 25 35 43 and 2 45,000 मैं बोलता हूं, और 5,000 रुपया कुछ ऐड कर दो, टोटल मिला के ₹50,000 में ये और 5,000 मैंने ऐड कर दिया, ऐसे ही परचूर, मतलब ये मिसलेनियस को मैंने तो ऐसे 10,000 ले लिया। जाओ टोटल रुपीज मेरा 50,000 आ रहा है। जी हाँ, कितना मेरा टोटल कितना आ रहा है, मेरा यहाँ पे एटीएम का कॉस्ट कितना आ रहा है, एटीएम मेंटेन करने का मंथली कॉस्ट, एटीएम मेंटेन करने का मंथली कॉस्ट कितना रे वो आ रहा है सर 50,000 रुपीज आ रहा है, समझ गए। तो 75,000 रुपीज से अब 50,000 पे आ गया है, मैंने बोला था ना। तो अब जस्ट इमेजिन करो, सुनो पिक्चर बाकी है। मंथली आपका पर ब्रांच है भाई, पर ब्रांच आपका 25,000 पर मंथ सेव हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, मतलब 3 लाख पर एनम पर ब्रांच सेव हो रहा है। ऐसे ही ये बड़े बड़े बैंक्स के तो हजारों ब्रांचेस होते हैं, तो सेम 1,000 ब्रांच है अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो 3 लाख इंटू 1,000 तो 30 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़ रुपीस का सेविंग on an annual basis thanks to this automation of ATM। समझगड़ू, अभी अपना है ना दिमाग, आंख कान खुला रख के ये सब चीजों पे ध्यान, ये सब एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चालू कर दो बॉस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, है क्या नहीं। सो बैंक ऑफ अमेरिका जो 24 आवर बैंकिंग ले तो आया, 75,000 पर मंथ कर तो रहा है, बट अब खाली हो गया है यहां पे 50,000 रुपीज तक, 25,000 पर मंथ सेव एंड 30 करोड़ एनुअली सेव कर दिया है बॉस। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। चलो आओ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो ऐसा, दिस इज हाउ ATM was born। ऑटोमेशन, कॉस्ट सेविंग, ये है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के कॉस्ट भी सेव कर लिया, लॉन्ग टर्म में फायदा भी हो गया, और आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड इसी सिस्टम पे चलता है। समझ गए। चलो लिखना है आपको, 1 मिनट दे रहा हूं, चलो फटाफट लिख लाए, लिख लो, नहीं भी लिखा तो ठीक है, परवाह नहीं। बट अब आ रहे अपन लोग अपने मेन एग्जाम्पल के ऊपर। चलो तो बात कुछ ऐसी है कि अब फिर से मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए। जी हाँ, क्या लग रहा है अब मैं किसको लूंगा, अब मैं लूंगा हमारे बॉलीवुड
के कुछ सेलिब्रिटीज को। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। चलो, सो 3 फ्रेंड्स है यहां पे, SRK, सलमान खान एंड आमिर खान। एंड ये वाला मेरा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कनेक्टेड है किसके साथ? जी हां, बैंक्स के साथ। इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी बैंक्स का कुछ एक आइडिया दिया था। तो क्या है ये एग्जाम्पल? क्या आप सुनने के लिए तैयार है? चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे यहां पे ये 3 फ्रेंड्स है, ठीक है। अब ये जो 3 फ्रेंड्स है, इन तीनों का एक बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में। इन तीनों का बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में इन तीनों का अकाउंट है, खाता है। अब यहां पे HDFC बैंक है, अज्यूम करो खाली 3 ही क्लाइंट है और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस उसका है ₹60,000। कितना है? 60,000। अब मेरे को आप बताओ, क्या बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है क्या? अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ कि टोटल बैंक क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चलो मुझे बस इतना बता। चलो, यस, कम ऑन, गिव मी आंसर। बैंक आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? आप बोलेंगे सर, सबसे पहले तो हम अपना अमाउंट चेक वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं, करेक्ट। सो डिपॉजिट, फिर विड्रॉ करना है, विड्रॉ कर सकते हैं। फिर आजकल तो ATM मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग। माय गुडनेस, क्या क्या नहीं देता है आजकल सर्विसेज बैंक, आप मुझे बताइए। हर एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिलहाल अपना जो इंटेंशन और फोकस है ना, वो फोकस है बैंक की ATM सर्विसेज के ऊपर। तो हमारा जो HDFC बैंक है उसमें हमारे तो तीनों दोस्त SRK, SK और AK तीनों का बैंक अकाउंट है यहां पे, एंड तीनों ATM यूज करते हैं। अब मैंने ये बैंक का देखा कि भाई टोटल ATM का खर्चा कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं, सॉरी इधर लिख देंगे अपन, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ATM। तो भाई यहां पे HDFC बैंक का टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ATM इज ₹60,000। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये ऑपरेट करने का खर्चा हो रहा है तो आपको ये HDFC फ्री में दे देगा या आपसे कुछ चार्ज करेगा? सच्ची सच्ची बोलना। अरे डेफिनेटली चार्ज करेगा। एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। सो ध्यान रखना, आप लोग को इसके ऊपर पैसा देना पड़ेगा, पैसों की लागत लगेगी। आप लोग कभी नोट करना, अपना बैंक अकाउंट आएगा ना तो 1 अप्रैल को वो चार्ज कर देता है बैंक, डेबिट कार्ड चार्जेस, ATM चार्जेस, XYZ अमाउंट। अब अमाउंट कई बार थोड़ा बहुत छोटा होता है तो अपन इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं, अब ध्यान से समझो, ये जो बैंक है ये क्या गलती कर रहा है कॉस्टिंग में। एंड आप कहीं पे भी जा रहे हो ऑडिट करने को, कोई बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, तो ये सब चीजें नोट करो। ये एग्जांपल मैं बस ऐवे ही नहीं दे रहा हूं कि मुझे मजा आ रहा है, नहीं, आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स। नहीं तो ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ATM कितना है? ₹60,000। टोटल बैंक के पास कितने कस्टमर्स है? फॉर नाउ जस्ट अस्यूम कि उसके पास 3 कस्टमर है, SRK, SK और AK। SK ये वाला नहीं, सलमान खान, ठीक है। चलो, सो ये जो 3 कस्टमर्स है उसके पास, उन्हीं से ये रिकवर करेगा। तो बैंक क्या करता है भाई, टोटल कितना मेरा ATM का खर्चा आया, टोटल मेरे कितने कस्टमर्स है, तो टोटल 3 कस्टमर्स है, डिवाइड कर दिया और हमने इधर चार्ज कर दिया। इनके अकाउंट्स में आ गया है ATM चार्जेस 20,000 SRK, 20,000 SK एंड 20,000 AK। बराबर ऐसे ही होता है, हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है। चाहिए तो आप चेक कर लेना, कोई बैंक मैनेजर जाके मिल लेना, कैसे कैलकुलेशन होता है, ही विल टेल यू दिस ओनली। मैं कर चुका हूं ये सब छानबीन, इसके लिए आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसमें से जो SRK है ना, SRK ये बंदा है ना, क्या है पता है क्या? ये बंदा एक आर्टिकल क्लर्क है, आपके जैसा नॉन आर्टिकल क्लर्क है। ये क्या है? आपके जैसा एक आर्टिकल क्लर्क है। कौन है ये? SRK।
और ये जो बैंक का एटीएम है ना, उसी के ऊपर उसका ऑफिस है। एकदम टिपिकल पुराने स्टाइल का ऑफिस है इसका, एसआरके का। तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि हमारा ये एसआरके बड़ा ही नटखट है। अब इसका जो ऑफिस है वो एकदम टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ऑफिस होता है वैसा है। तो वही बड़े बड़े पंखे हैं, मर मर के चल रहे हैं, एकदम फाइल्स है, धूल लगी हुई है, एकदम टिपिकल। एसी वेसी कुछ नहीं है, पंखा भी ऐसा चलता है कि हवा ना आए। तो कहीं ना कहीं यार शाहरुख का लगता है यार क्या है यार, ठीक है। तो शाहरुख का पता है उसको कि भाई नीचे ही एटीएम है और नीचे ही उसका बैंक अकाउंट भी है। तो शाहरुख नीचे जाता है रोज लंच के बाद, एटीएम के बहाने वो एसी, चिल्ड एसी वाले एटीएम में चले जाता है। यार अपन सब लोग ने नोट किया है कि पता नहीं क्या है इनके, बट एटीएम में तो ऐसा चिल होता है ना जैसे कि पता नहीं स्विट्जरलैंड बना दिया है उस छोटे से जगह को। तो अच्छा ओके, बैड जोक, नो प्रॉब्लम, माफ कर दो। सो बात कुछ ऐसी है कि यहां पे एसआरके जो मेरा आर्टिकल क्लर्क है वो जाता है लंच के बाद, चले जाता है रोज और मस्त एकदम चिल मारता है उधर अपने एनवायरनमेंट में। उधर थोड़ा देर बैठा रहता है, कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहता है, देखेगा कि हाँ भाई मेरा कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो ये भाई साहब तो वो एसी वसूल करने के लिए पूरे के पूरे साल में 365 दिन बस यही काम है इसको। तो रोज ऑफिस जाएगा और ऑफिस में मजे कर, मतलब काम करे ना करे, एटीएम में जरूर चले जाएगा। ओके ठीक है। और हमारा जो ये सलमान खान है, ये टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो रोज अपनी लाइफ जी रहा है। सो यहां पे जो हमारा सलमान खान है उसके लिए मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। तो हमारे सलमान भाई क्या करते हैं, वो हफ्ते में 2 या 3 बार बैंक चले जाते हैं। भाई उनको जितना रिक्वायरमेंट है उतना विड्रॉ कर लिया, फिर घर पे चले गए। हर 2 दिन में, तो समझ लो आप एवरी वीक में 2 से 3 बार हमारे सलमान भाई चले जाते। सो हमारे सलमान भाई ने पूरे साल में यूज किया 150 टाइम्स। और हमारे जो आमिर खान है, ये तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस सीएफए है। और आप मानोगे नहीं, इनको 2 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कॉल आया और बोला कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की हमको जरूरत है 5 साल के लिए, आप आओगे क्या? आमिर खान ने बोला यस यस डेफिनेटली आई विल कम। ऑब्वियसली उनका भी आर्टिकलशिप टाइम पे उन्होंने ये क्या नहीं रही, जो इसका बैंक अकाउंट है वो खुलवा के रखा था, तो वो खुलवा के चले गए उधर यूएसए में। तो यूएसए में वो बैठे हैं, आराम से मजे कर रहे हैं, और आए भी नहीं है इंडिया में 2 साल से, क्योंकि बहुत काम है उनको, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सो ये आमिर खान ने तो पूरा का पूरा एटीएम 0 टाइम यूज किया रे। अब आमिर खान ने 0 टाइम, सलमान खान ने 150 टाइम और एसआरके ने 365 टाइम। साला उधर ही पड़ा रहता था पूरा का पूरा टाइम, आर्टिकल क्लर्क कहीं का, फ्री के लिए कुछ भी करेगा वो, ऐसा आदमी है, आर्टिकल है, बोला ना, वो ऐसे ही होते हैं ये लोग। तो यहां पे अब आप मेरे को बताओ, जब कंपनी ने इनको बिल भेजा और बोला भाई एटीएम चार्जेस तुम तीनों का 20,000 मतलब सेम टू सेम, क्या आपके दिल से ये आवाज नहीं निकल रही, अरे ये तो बहुत नाइंसाफी है, ये तो गलत हो रहा है यार। मतलब आमिर खान ने एक बार भी यूज नहीं किया, उसको तुम चार्ज कर रहे हो 20,000, एसआरके उसके ऊपर हंस रहा है। आमिर उसके ऊपर हंस रहा है एसआरके कि ये देख, मैं तो रोज जाता था, तू भी 20,000 भरा, तू तो एक बार भी नहीं आया, फिर भी तेरे से 20,000 लिया। क्या होता है पता है, ये इनकरेक्ट कॉस्टिंग की वजह से अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब देखो, अब ये एसआरके क्या ना, इससे जबरदस्ती जा रहा था वहां पे, उसको जरूरत भी नहीं थी, फिर भी ना उसको कुछ काम था, बस एसी की हवा खाने के लिए। और कहीं ना कहीं आमिर खान को भी लगेगा कि यार मैंने तो यूज ही नहीं किया बैंक अकाउंट को, मैंने तो यूज ही नहीं किया एटीएम को, फिर काहे का ये मेरे को चार्ज लग रहा है यार, और वो भी उतना ही चार्ज जितना जिसने मैक्सिमम यूज किया उसको भी। अब इसकी जगह पे अगर मेरा फंडा यूज किया होता, मेरा फंडा क्या है, कॉस्ट शुड बी चार्ज, अब तुम लोग के जबान पे बैठ गया होगा, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, बेस्ड ऑन कंजम्पशन। अगर अपना ये वाला फंडा यूज किया होता कि भाई कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन,
देन इन दैट केस ऐसा ना हुआ होता, आमिर खान के साथ गलत ना हुआ था, फिर अपन क्या करते, अपन देखते कि यार SRK ने 365 टाइम्स यूज किया है, इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट ATM कॉस्ट लगना चाहिए, ताकि है ना नेक्स्ट टाइम ATM यूज करने के पहले 100 बार सोचेगा। वो आज की तारीख में नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है छोड़ना, सेमी तो लगने वाला है, वो आमिर खान उधर आ नहीं रहा है, उसको भी सेमी देने का है। थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, समझो HDFC का बैंक अकाउंट है, अगर आप आपके बैंक अकाउंट में गए, उधर एक सोफा लगा है, रोज जाके अगर आप बैठे और आ गए, क्या बैंक आपको चार्ज करेगा, हाँ या ना? वापस से सुनो, आपका बैंक अकाउंट है HDFC, आपके ही ब्रांच में, आपके ही ब्रांच में गए, उधर एक सोफा पे जाके रोज बैठ गए, एम्प्लॉय से, उधर के जो बैंक एम्प्लॉय है, 2-3 आधा घंटा बात किया, ऐसे ही बैठ के एसी में मजा लेके आ गए, क्या बैंक आपको उस बैठने का या उधर जाने का चार्ज करेगा, हाँ या ना? द आंसर इज नो। उसमें क्या चार्ज करने का है? यही चीज आउटसाइड इंडिया में आप करोगे ना, बैंक आपसे चार्ज लेगी। बैंक बोलेगी तुमने हमारे जगह को यूटिलाइज किया है, पे करो, तुमने हमारे एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन किया है, पे करो, एवरी माइन्यूट थिंग्स। जी हाँ, मैं आपको मेरे JP मॉर्गन का पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको जरूर विश्वास हो जाएगा। एंड दैट इज वेयर फिर बाद में उन्होंने पीपल लेस बैंक्स बना दिया, क्योंकि पब्लिक को लगा कि यार अगर हम लोग बैंक जाएंगे तो हमारे को तो पैसा देना पड़ेगा, उससे अच्छा तो ऑनलाइन भी आजकल तो सब चीज हो जाती है, तो जबरदस्ती क्यों जाने का, खर्चा लग रहा है। ये जब थॉट प्रोसेस आएगा तो इन दैट केस आपको पता चलेगा कि कितने रिसोर्सेज वांटेड है, कितने अनवांटेड रिसोर्सेज है, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ डिसीजन। समझे क्या पब्लिक? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो ऐसा गेम होने लगा, ऐसा गेम होने लगा। यस, यू आर राइट। सलमान खान बोलता है ठीक है, वो तो बीच वाला है, चलेगा, बीच वाला है मतलब 150 डेज है उसका, तो उसने 150 टाइम्स यूज किया है, तो उसके लिए तो ठीक है, एवरेज ही आ रहा है। बट कहीं ना कहीं शाहरुख खान के लिए, कैन आई से, आई एम सो सॉरी, या कैन आई से, शाहरुख खान के लिए अपना यहां पे अंडर कॉस्टिंग हो रहा है। साले से चार्ज करना चाहिए था 60,000 में से 40,000, तो अपने को SRK में से लेना चाहिए, है कि नहीं? कहना इससे आमिर खान के केस में उससे तो 0 पैसा लेना चाहिए, यूज ही नहीं किया। कहना इससे आमिर खान के केस में ओवर कॉस्टिंग हो रहा है। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो आमिर खान के केस में ओवर कॉस्टिंग, शाहरुख खान के केस में अंडर कॉस्टिंग, एंड ये गलत बात है। आपका कॉस्टिंग तो एकदम पिन पॉइंट और एक्यूरेट होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज ये फंडामेंटल बराबर से यूज नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, हर एक चीज जहां पे भी जाओ ना, आंख दिमाग कान खुला रखना और देखना, नोटिस करना, वेदर what cost is being charged based on consumption or not, and अगर ऐसा नहीं है then in that case क्या करना है अपने को समझ गया। अब आप लोग भी ऑडिट करते हो इतनी सारी कंपनीज का, प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म्स का, ट्राई टू चार्ज कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग इनकरेक्ट होता है। दैट इज द रीजन कितने सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडियन मेड है, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द आउटसाइड प्रोडक्ट्स। कॉस्ट इनकरेक्ट कॉस्टिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। आप नोट करना ना, टेलीविजन है, ये सब फ्रिज है, फ्रिज में पहले गोदरेज और ये सब कितना चलते थे, वीडियोकॉन और ये सब, आज की तारीख में नहीं चलते। दे आर नॉट एबल टू कम्पीट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। सैमसंग है, LG है, नया टेक्नोलॉजी भी ला रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रख रहा है। क्यों? क्योंकि बराबर कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज कर रहा है बच्ची, और कुछ नहीं। Are you understanding, guys? A subjugadu, yes or no? So this is where it becomes very important to understand this concept. और अब मैंने आपको ये समझा दिया है with the help of a bank example as well. गच्चा, अरे बोलो गच्चा।
अच्छा सर, चलो ठीक है। सो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 किसका था? रेस्टोरेंट। कभी बोलो, ये कभी मत भूलना, अभी मैं बोल रहा हूं ये सब आपका खुद का, पापा का बिजनेस होगा, खुद का बिजनेस होगा, ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली है। बिकॉज यही इनकरेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से कितने सारे बिजनेसेस प्रॉफिट नहीं कर पाते हाई लेवल का, या कितने बिजनेसेस लॉस में चले जाते हैं अननेसेसरीली। लास्ट में आपको एक बताऊंगा, बहुत ही बड़ा रिटेल चेन कैसे समाप्त हो गया। वाई? इनकरेक्ट कॉस्टिंग मेथड्स। यस, चलते हैं आगे, रुकूंगा नहीं, और एग्जांपल्स है। जब तक मैंने बोला ना आपके दिमाग में ये सीमेंट ना कर दूं ना, तब तक आगे बढ़ेंगे। सो एग्जांपल कनेक्टिंग विद कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज हाउ वी विल ऑलवेज डू एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू टेक इन कॉस्टिंग। समझ गुरु? चलो 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट देख लो, लिख लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये तो मेरे घर का एग्जाम्पल है। यस, मेरे घर का एग्जाम्पल है, आपके घर का भी एग्जाम्पल होगा, हो सकता है, या एटलीस्ट आप लोग ने नोट किया होगा, बट कभी दिमाग नहीं लगाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कैफा? आओ देखते हैं। तो बात कुछ है, अब तो मैं एग्जांपल लिखूंगा ना, आपको 2-2 मिनट में पता चल जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है, ये आदमी समझ जाएगा। अब आपको देखना, समझ रहे हो क्या? सर लिखो तो सही, तो समझेंगे ना क्या? या चलो। सो मैं बॉम्बे में रहता हूं, तो हमारे बॉम्बे में तो आपको पता है शहर है बॉम्बे, इकलौता शहर है भारत देश का। तो यहाँ पे हाई राइजेस होती है, बिल्डिंग्स। आप लोग शायद नहीं पता हो, आप लोग कोई और जगह से होंगे तो, बिकॉज बॉम्बे इज द ओनली सिटी दैट इज इन द रियल सेंस अ सिटी, बाकी सब तो चलो। सो बात कुछ ऐसी है कि हमारे बॉम्बे में तो बड़ी बड़ी हाई राइजेस, स्काई स्क्रेपर्स होते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसे ही बिल्डिंग में रहता हूं। हमारी जो बिल्डिंग है उसका एक टावर है, और वो है 10 फ्लोर्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फ्लोर्स का ये बिल्डिंग है। सो हमारी बिल्डिंग है 10 फ्लोर्स की, एंड ये बिल्डिंग में है एक लिफ्ट। ये बिल्डिंग में है एक लिफ्ट। अब बात कुछ, अरे ये क्या हुआ? कुछ समझ रहे हो? हाँ, अरे सुनो तो, लेकिन मैं, अरे तुम भी तो सुनो। तो मेरे बिल्डिंग में है 10 फ्लोर्स, और ये बिल्डिंग में है लिफ्ट। अब मैंने एक चीज नोट किया कि ये जो लिफ्ट है उसके कुछ खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, बराबर है? तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एवरी मंथ हम लोग को पे करना होता है इसका। तो देयर इज अ लिफ्ट मैन। फिर मेजर जो लिफ्ट का खर्चा होता है ना, वो लिफ्ट के यूज करने से होता है, क्योंकि लिफ्ट जब यूज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और ह्यूज लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसका पैसा भरेगा कौन? आप और मैं। तो हमारा जो लिफ्ट है उसका मंथली कॉस्ट आता है लिफ्ट का ₹10,000। ₹10,000 इज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस लिफ्ट। समझ गए? बोलो हाँ या ना सर? हाँ सर, ओके। सो 10,000 रुपया मेंटेनेंस कॉस्ट है इस लिफ्ट का। ठीक है सर, परवाह नहीं। अब बात कुछ ऐसी हो गई कि ये जो सोसाइटी है वो खुद तो बेयर नहीं करेगी, तो सोसाइटी क्या करती है, बोलती है कि सुनो 10,000 रुपया लिफ्ट का खर्चा है, टोटल कितने घर है? अज्यूम करोगे हमारे एक फ्लोर में एक ही घर है, तो टोटल कितने घर है? सर टोटल 10 घर है। अच्छा, डिवाइड बाय 10 होम्स, तो ₹1,000 पर होम का वो लोग मेंटेनेंस कॉस्ट की चिट्ठी हमारे घर पे भेज देते हैं। एक बार ये चिट्ठी मेरे पास आ गई, मैंने बोला कि अच्छा 1,000। फिर मैं सेकंड फ्लोर पे गया, मेरा फ्रेंड रहता था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। मिस्टर संकल्प यूज्ड टू स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर। आई ऑलवेज बिलीव इन स्टेइंग फर्स्ट। चलो, सो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, तो मैं मेरे सेकंड फ्लोर के फ्रेंड के पास गया, उसको मैंने पूछा यार तेरा बिल कितना है मेंटेनेंस का? बोला वही सबका जो आता है 1,000।
सबका जो आता है बोला हाँ, सबका 1000 ही तो आता है। मेरा एक फ्रेंड था बंटी, बंटी के 10th फ्लोर पे रहता था। मैं बंटी के घर पे गया, मैं बंटी को बोला बंटी तेरा इलेक्ट्रिसिटी अपना ये मेंटेनेंस का चार्जेस कितना आ रहा है? बंटी वही बोला, बंटी बोला कि वही यार जो सबका आता है 1000 रुपीज। मैं ये लेकर इमीडिएटली मेरे घर पे गया और मैंने मेरे मम्मी पापा और सबको बता दिया। बोला पापा पापा ये देखो अपना 1000 रुपीज का मेंटेनेंस बिल आ रहा है और बंटी 10th फ्लोर पे रहता है, उसका भी यही सेम बिल आ रहा है। तो पापा बोले हाँ तो क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला अरे पापा रॉन्ग है ना ये तो, अपन तो लिफ्ट यूज ही नहीं करते तो भी अपने को 1000 भरने का। अपन तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट यूज नहीं करते, खाली साल में एक बार 14 जनवरी 14 जन काय पहुंचे, उसके अलावा तो अपन बॉस लिफ्ट यूज ही नहीं करते यार पब्लिक। और ये लोग तो बंटी तो रोज दिन में 10 बार 10 में माले के लिए जाने के लिए लिफ्ट यूज करता है। पापा पापा ये जो 10,000 का बिल आ रहा है ना ये उसी की वजह से आ रहा है मेजरली। पापा बोले यार क्या हो गया भाई, तेरा बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है क्या, ऐसे सब चिंदीगिरी की बातें कर रहा है? हाँ बोला अरे पापा ऐसा नहीं है पापा, समझो ना 10 फ्लोर्स 10,000 रुपीज ये तो गलत है ना भाई, ऐसे आपने डिवाइड कर दिया। बोला तू क्या करेगा, खुद को बहुत बड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग समझता है, कॉस्ट किंग समझता है, खुद को लग रहा है कि भाई तू कर देगा, क्या करेगा इसमें बता। तो मैं बोला कि पापा अपने को एनुअल जनरल मीटिंग में बात करना चाहिए। बोले भाई एनुअल जनरल मीटिंग में ये सब बात मत करना, मैं तेरे को डिसोन कर दूंगा। मतलब लेजिट मेरे मम्मी पापा ने बोला कि क्या हो गया भाई तेरा बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, तू ये सब चिंदीगिरी में आ रहा है कि भाई फर्स्ट फ्लोर से 100 रुपया लो, 10th फ्लोर से 9,000 रुपया लो, ऐसा थोड़ी होता है। बोला क्यों नहीं होता है पापा, मतलब मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं क्यों पे करूं? तो हमने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे फाइंड करेगा किसने कितना यूज किया? बोला यू पापा वो तो फाइंड कर सकते हैं ना, इतना आज की तारीख में दुनिया चांद पे पहुंच गई है, अपने पास फेसबुक व्हाट्सएप ये सब टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में फेसबुक की वजह से मेरे को मेरा फ्रेंड जो यूएसए में बैठा है उससे बात करना, मैं 1 मिनट में बात कर सकता हूं। कोई भी चीज कहां का कहां पहुंच जाती है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो पापा ये वाली चीज सिस्टम इंप्लीमेंट करने में क्या टाइम जाता है? प्लीज पापा कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन बोल के आया मैं मेरे पापा को। वन टाइट स्लैब। बट क्या मैं गलत हूं? क्या आप मेरे साथ सहानुभूति नहीं रखते? क्या आपको नहीं लगता मैं सही बोल रहा हूं? जस्ट बिकॉज इसका जो सिस्टम है वो मेंटेन करने में थोड़ा इशू हुआ इनिशियली, इसके लिए अपन ये सोच ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, थोड़ा भावुक हो गया। बट प्लीज आप तो मेरे साथ हो ना, व्हाट्सएप करना और मुझे जरूर बताना कि हाँ सर हम आपके साथ हैं, अच्छा लगेगा मुझे। मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बॉस चार्ज हिम बेस्ड ऑन कंजम्पशन। जो तुम्हारे कुछ कॉमन कॉस्ट है वो ठीक है, चलो कॉमन कॉस्ट हम बेयर करेंगे, परवाह नहीं, बट बाकी का जो हम यूज ही नहीं कर रहे वो क्यों मैं सेम बेयर करूं? बंटी जो हीरो इतना यूज कर रहा है उसको भी सेम, मेरे को भी सेम। अरे सर क्या सिस्टम डालेंगे? अरे डालेंगे ना ऐसा सिस्टम कि भाई जो भी उसको यूज करेगा वो कुछ ऐसा कार्ड हो कि भाई जो भी यूज कर रहे हैं, 10th फ्लोर जाना है तो 10th फ्लोर का कोई कार्ड हो, तो जितनी बार वो कार्ड में एंट्री आएगा उस हिसाब से पता चलेगा कि भाई कितनी बार बंटी ने यूज किया है, उस हिसाब से बंटी को चार्ज करो। मैं बोलता हूं बंटी भी चल के जाना चालू कर देगा। हाँ बंटी भी सोचेगा कि अरे यार अगर ये लिफ्ट को यूज किया तो खर्चा आ जाएगा क्योंकि मैंने तो मार दिया बारकोड, तो उससे अच्छा बंटी भी सोचेगा चल भाई चल के जाता हूं, बचत भी हो जाएगी लिफ्ट के कॉस्ट की और बंटी पतला भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी उस बहाने। नहीं तो अरे समझ रहे हो कि नहीं बात को यार पब्लिक? सो बात ऐसी है कि बेसिकली यहां पे अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी that cost should be charged based on consumption. Don't you agree with me? क्या आप नहीं मानते कि मेरा ये जो एग्जांपल है, जो ये लिफ्ट वाला एग्जांपल है, ये आप टोटली इसको अग्री करते हो या नहीं? प्लीज आप मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा ये जान के आप लोग के पास से। राइट मैंने इसके लिए बोला हर एक चीज जो आप देख रहे हो ना उसमें गलत कॉस्टिंग हो रहा है। एंड सबसे पहले ये अपन बेसिक्स तो बदले, बेसिक्स तो समझे, फिर बाद में अपन लोग और हाई लेवल इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ेंगे यार, समझ रहे हो? इसके लिए ये सब बेसिक वाले एग्जांपल मैं लेके आपको दिखा रहा हूं। मैं बोला कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक चालू करूं उसके पहले ये सब तो क्लियर करवा दूं। तो आज के बाद याद रखना बॉस, क्या खाली सम के लिए नहीं, लाइफ में जो भी चीज देखो ना ये चीज ध्यान रखना, क्या
कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। अब आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी कि सर यहां पे भी ऐसा होना चाहिए, वहां पे भी ऐसा होना चाहिए। जी हां, और मैं तो बोल ही रहा हूं आपको, आपके खुद के पर्सनल बिजनेस में देखो, ऑडिट जहां पे करते हो वो देखो, सब गलत हो रहा होगा, सही करो। जी हां, सही करो। तो अच्छा, विद दिस माय थर्ड एग्जांपल इज ओवर। रुकूंगा नहीं मैं जब तक आपके दिमाग में सीमेंट ना आ जाए। सर समझ गया सर, बस नहीं, और मेरे 2 एग्जांपल है, सुनना ही पड़ेगा। नहीं बस चलो 2 एग्जांपल और सुन, मजा आ रहा है ना? क्या बोलते हो पब्लिक, है कि नहीं? कितना प्रैक्टिकल है, कितना अप्लाइबल है ये बॉस। चलो लिखना लिख लो, 1 मिनट देता हूं प्लीज। चलते हैं 4th एग्जाम्पल की ओर, जो है आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड। मैं बोलता हूं ये जो मालूम है आपको, कल मैंने बताया था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए, यही उससे कनेक्शन रखता है बॉस। जी हां, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आओ मैं बताता हूं आपके आर्टिकलशिप की कहानी। आओ बताऊं आर्टिकलशिप की कहानी। तो पहला एग्जांपल कौन सा था? रेस्टोरेंट। सेकंड एग्जांपल कौन सा था? एटीएम बैंक। थर्ड एग्जांपल कौन सा था? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, है कि नहीं? एंड अब अपन लोग आ रहे हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, विच विल कनेक्ट यू टू योर आर्टिकलशिप। ध्यान रखना, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ तो प्लीज आप मेरी ये बात को याद रखना। सर कौन सी बात, वो तो बताओ। सुन लो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। अब क्या से आप लोग सब लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो, अस्यूम करते हैं कि सब लोग का से 2nd ईयर आर्टिकलशिप चल रहा है। सब लोग का 2nd ईयर आर्टिकलशिप चल रहा है। अब ये 2nd ईयर आर्टिकलशिप में बात कुछ ऐसी हो जाती है कि से देयर इज आर्टिकल, अपन लिखते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। चारों ने ऑलमोस्ट सेम डे पे ज्वाइन किया था। चारों का सीए फाइनल अटेम्प्ट साथ में, और चारों का अभी 2nd ईयर आर्टिकलशिप चल रहा है। चारों को जो स्टाइपेंड है ना, चारों को जो स्टाइपेंड है ना, वो सेम ही मिलता है। A1 को मिलता है, 2nd ईयर है, चलो 5,000 का स्टाइपेंड। A2 को मिलता है 5,000, A3 को मिलता है 5,000, A4 को भी मिलता है 5,000 का स्टाइपेंड। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की बात। भाई मिलता तो सबको सेम स्टाइपेंड है तो सब लोग 2nd ईयर आर्टिकल में ही। बट ये जो A1 है ना, ये A1 बहुत ही सियाना है। A1 क्या बोलता है कि सर मेरा तो है ना 7 से 10 क्लास होता है, तो मैं 11 बजे आऊंगा। और सर मेरा है ना 6 से 9 क्लास होता है, तो सर मैं ना 4 बजे निकल जाऊंगा। बटा काम करता है खाली 11 से 4। भाई काम करता है खाली 11 से 4, और स्टाइपेंड इसको लेना है पूरा का पूरा 5,000। क्यों? सर मेरा ऐसा है। A2 बोलता है सर मेरा भी है ना 7 to 10 क्लास है, तो मैं 11 बजे आऊंगा, सर 6 बजे आऊंगा क्योंकि फिर बाद में और भी है। A3 जो है वो सुबह 7 बजे आ जाता है और रात को 9 बजे तक काम करते रहता है। उसको एक लिस्टेड कंपनी दिया हुआ है, पूरा टाइम काम करते रहता है, बट मिलता स्टाइपेंड कितना है? खाली 5,000। क्या आपके साथ भी FI कुछ होता है? गौर से देखिए कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूं, मेरे को उतना ही स्टाइपेंड। उसको तो देखो ऑफिस का भी लीव मिल गया और मेन एग्जाम के लिए भी लीव मिल जाएगा, स्टाइपेंड भी नहीं दिया। यार ऐसा थोड़ी होता है। चल मैं भी अभी इतना काम नहीं करेगा। और ये A3 भी A1 के संगत में आके वो भी ऐसे बहाने बाके काम नहीं करना चालू करेगा, और आधे से ज्यादा टाइम आर्टिकलशिप और सीए का जो प्रिंसिपल है उसमें यही मन मुटाव चलते रहता है। एक के नहीं
अब यहां पे क्या होना चाहिए, जैसे वहां पे था कि कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, यहां पे होना चाहिए पेमेंट शुड बी डन बेस्ड ऑन द वर्क परफॉर्म्ड। मैंने कहा था ना, ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है भैया। यहां पे खाली कॉस्ट को मैनेज करना नहीं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना भी आना चाहिए। ये एक एमबीए लेवल वाला थिंकिंग है, वो काम है। तो अब से ये जो हमारे पुराने सीए है ना, इनको अपनी पुरानी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। पेमेंट शुड ऑल्सो बी डन बेस्ड ऑन द वर्क डन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड ऑल ऑफ दैट। क्या बोलता है पब्लिक, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मेरी बात? यस, क्योंकि क्या है, वरना A3 को A1 जैसा बनने में टाइम नहीं लगेगा भाई। A1 तो A3 जैसा बनेगा नहीं। और वैसे भी लाइफ में याद रखना, अच्छे से बुरा बनना बहुत आसान है। अच्छे से बुरा बनना बहुत आसान है, बुरे से अच्छा बनना नामुमकिन है। कलयुग है भाई, इतना सब चालू है कि क्या बताएं आपको। मानते हो ना? मानता हूं सर, मानता हूं। सो A3 जो तुम्हारा इज्जतवाड़ी में काम कर रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। वो भी बोलेगा चल चल, मैं भी A1 के जैसे जाता हूं वहां पे और वही काम करता हूं यार। पब्लिक समझ गुडू, आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो प्लीज मुझे आप बताओ। राइट? सो आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी भी है। चैप्टर नंबर 8 में जब अपन आएंगे ना, तो एक केस स्टडी है, उसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। उसमें ये आर्टिकलशिप के कनेक्ट से ही मैं पूरा का पूरा ये वाला केस समझाता हूं। बहुत मजा आएगा, देखना, धूम मचेगी धूम। तो एनीवेज केस समझू गुडू क्या, कि खाली कॉस्ट नहीं, पेमेंट शुड ऑल्सो बी डन बेस्ड ऑन कंजम्पशन। यस, सो दिस इज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, जो आप सब एक्सपीरियंस करते हो, आप सब देखते हो, गो थ्रू करते हो, एंड आपको भी लगता है हाँ यार कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये बंदा A3 इतना अच्छा काम कर रहा है, पे हिम एज पर व्हाट इज वर्किंग। 15,000 25,000 जो पे करना है इसको पे करो। मैं बोलता हूं इसको देखकर A1 भी खुद लाइन पे आ जाएगा और वो भी बोलेगा सर मुझे भी आर्टिकलशिप पे लीव नहीं चाहिए, सर छोड़ो ना, मैं भी काम करता हूं, मुझे भी पैसा कमाना है। बट क्यों नहीं हो पाता ऐसा? क्योंकि आपने स्टाइपेंड काम के हिसाब से नहीं, बस जो सोच के रखा है उतना ही दोगे। अरे काम के हिसाब से पे करना पड़ो, पे करना चालू करो सीए वालों। देखना फिर बाद में जो जलवे दिखेंगे हमारे आर्टिकल क्लर्क के, बता रहा हूं मैं आपको। हाँ नहीं तो हाँ, अंडर एस्टिमेट ना करना हमारे आर्टिकल क्लर्क्स को। क्या बोलते हो पब्लिक? चलो, सो प्लीज आप ध्यान रखना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज आप बहू हो, कल आप सास बनोगे सीए बनने के बाद, तब प्लीज याद करोगे ना मुझे? शाबाश, एडवाइस दूंगा मैं, टेंशन मतलब। समझ गुडू, आर वी क्लियर विद द फोर्थ एग्जांपल? यस, दिमाग में सेट हो रहा है, घुस रहा है, शाबाश। एग्जांपल नंबर 5, पॉसिबली द लास्ट एग्जांपल। अब आपको ये समझ गया तो आप मुझे बोल देना कि यस सर, दिमाग में बैठ चुका है। व्हाट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन? एवरीबॉडी राइट देयर इन द कमेंट्स। दिमाग में, जहन में बसा लो। चलो, नेक्स्ट है मेरा लास्ट एग्जांपल। ये भी एक लाइव केस स्टडी है टाइटन इंडस्ट्रीज की। क्या आपको पता है टाइटन क्या है? वॉच कंपनी है, बराबर है, अपन सबको पता है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉच कंपनी। अरे ये वॉच कंपनी ने एक राकेश झुनझुनवाला बना दिया यार। आपको पता है राकेश झुनझुनवाला ने 30 रुपए में इसका लाख शेयर लिया था। एक एग्जांपल देता हूं आपको राकेश झुनझुनवाला की कहानी। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन इंडस्ट्रीज का 30 रुपए का शेयर लिया था, वो भी एक नहीं दो नहीं, 1 लाख शेयर। आज उसका वैल्यू है 3,000 रुपए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा लिया था और इससे बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ। जी हाँ, कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए का तो ऐसे ही मुनाफा हो गया। ऐसे कितनी सारी कंपनीज में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया एंड इट यील्डेड हिम ट्रिमेंडस रिजल्ट्स, ह्यूज। तो बात कुछ चल रही थी मेरी टाइटन इंडस्ट्रीज को लेकर।
टाइटन का ये रियल केस स्टडी बहुत पुराना है, आज से 25-30 साल पुराना ये केस है। तब कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन और ये सब जो मैं इतना इजीली बोल रहा हूं, वो थॉट प्रोसेस इतना क्लियर फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं था। कॉलर को नीचे कर लूं, अब आर्टिकल है ना। हाँ, तो टाइटन इंडस्ट्रीज का कुछ ऐसा मानना है, ये देखो टाइटन है ना, टोटल 5 ब्रांड्स ऑफ वॉचेस बनाता है। क्या? एक है टाइटन जो उसका ओरिजिनल है वो, एक है टाइटन फास्ट ट्रैक जो यंगस्टर्स को केटर करने के लिए, एक है उसका टाइटन पर्पल, एक है टाइटन रागा, और आई थिंक एक है टाइटन सोनाटा या कुछ भी है, रागा है, एज, एक है टाइटन एज। ठीक है, तो अब इनको टाइटन वालों का एक एडवर्टीजमेंट बजट है। देखो हर कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट बजट होता है कि नहीं? तो ऐसे ही इनका भी एक एडवर्टीजमेंट बजट है। ये एडवर्टीजमेंट है बजट इनका 25 लाख रुपए का। बराबर है। अब ये लोग क्या करते थे, एडवर्टीजमेंट बजट 25 लाख, 5 इनके ब्रांड्स है टाइटन के, इंटरनली 5 मेजर ब्रांड्स है। तो हाँ, ये लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय 5 ब्रांड्स, डिवाइड बाय 5 ब्रांड्स। तो हर एक की पाती में कितना आया, ओजी 5 लाख, फास्ट ट्रैक 5 लाख, पर्पल 5 लाख, रागा 5 लाख, एज 5 लाख। अब ऐसा लगता था कि यार ये देखो इसका हर एक का इतना इतना कॉस्ट है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, भाई एक बेस लिया और बस चार्ज कर दो। यही पढ़े हो ना आप लोग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड्स में, इंटर में, आईपीसीसी में। गलत सिखाया था आपको। ये है नए तरीके का कॉस्टिंग। प्रैक्टिकली अप्लाई करो, प्रैक्टिकली समझो, मजा ही कुछ और है बॉस। चलो, सो 25 लाख का मेरा टोटल एडवर्टीजमेंट बजट है। 5 ब्रांड्स है मेरा, हर एक ब्रांड को 5-5 लाख का कॉस्ट वो लोग ने डाल दिया। बोला चल ओजी तेरे को भी 5 लाख, फास्ट ट्रैक को भी 5 लाख का कॉस्ट। सो सब लोग को ये कॉस्ट बेयर करना पड़ा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के नाम पे। मैं फिर बाद में ज्वाइन किया मैंने टाइटन, मैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उन्होंने मुझे रखा और उन्होंने बोला मिस्टर संकल्प देखिए तो सब सही चल रहा है कि नहीं। मैं बोला जरा भी नहीं सही चल रहा है, ये क्या खुफियाबंदी चल रही है, तो गलत है, सब खुफिया बना रहे हो तुम टाइटन ओजी को और सबको। तो वो लोग बोले सर क्या हुआ, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, भड़को मत सर, क्या हो गया। सुनो जरा क्या हुआ। तो देखो इधर यार, एडवर्टीजमेंट बजट जो तुमने चार्ज किया 5-5 लाख रुपया, वो किस बेसिस में चार्ज किया है। तो सर कोई बेसिस क्या, मतलब सर 5 ब्रांड्स है, 25 लाख का कॉस्ट है, 5-5 लाख सर कॉस्ट आएगा एक का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सर 5-5 लाख रुपीस का। गलत है। तुमने ये जो 25 लाख रुपए का खर्चा किया है, ये 25 लाख रुपए किस चीज में किया है। तो उन्होंने बोला कि सर हमने ना सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के ऊपर, किसके ऊपर, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के ऊपर एड्स दिया है। क्या दिया है, एड्स दिया है। और ये एड्स हमने टोटल 2500 सेकेंड्स का एड दिया है। अगर आपको पता हो तो एडवर्टीजमेंट ऑन चैनल तो वो सेकेंड्स के हिसाब में होता है, पता है आपको, बराबर है। सो यहां पे ये जो सोनी है ना, वो हम लोग से 2500 सेकेंड का 25 लाख रुपया लेता है। तो 25 लाख रुपए वो 2500 सेकेंड का ले रहा है। इसका मतलब क्या ना, इससे ₹1000 पर सेकेंड का ले रहा है वो। तो लोग ने बोला हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली, वो तो हमको ये, अरे अप्रोक्सीमेटली क्या यही है, 2500 अगर ले रहा है देन इन दैट केस 1000 पर सेकेंड वो चार्ज कर रहे हैं। बराबर है सर। अच्छा मेरे को बताओ कि टाटा ओरिजिनल जो इतना बड़ा ब्रांड है, सारी दुनिया को पता है इतना पुराना ब्रांड है, क्या ये टाटा ओरिजिनल किसी भी एडवर्टीजमेंट का मोहताज है क्या? आप मुझे बताओ। तो टाटा ओजी, तो ये ओरिजिनल बोला, टाइटन, टाटा क्या टाइटन ओजी किसी भी एडवर्टीजमेंट की उसको जरूरत है? नहीं, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है बॉस, सारी दुनिया जानती है टाइटन ओरिजिनल तो सालों से चला रहा है। फास्ट ट्रैक को हाँ थोड़ी बहुत जरूरत है, तो चलो भाई 200 सेकेंड्स अपन लोग ने फास्ट ट्रैक को दे दिया। पर्पल को हाँ पर्पल को तो बहुत जरूरत है, इतने लोग ज्यादा जानते नहीं है, चलो 750 सेकेंड्स हम लोग ने पर्पल को दे दिया। रागा को, अरे रागा को तो बहुत जरूरत है, तो 850 सेकेंड्स हम लोग ने रागा को दे दिया। और एज को भी जरूरत है, तो 700 सेकेंड्स जो बच रहे उतना हम लोग ने एज को दे दिया।
अच्छा, तो ऐसा किया है। तो मतलब सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे रागा की, टाइटन रागा की सबसे ज्यादा ऐड चल रही है। हाँ, अरे भाई, तो टाइटन रागा को सबसे ज्यादा फिर बाद में चार्ज जाना चाहिए ना, ये 25 लाख का, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो तो रागा को सबसे ज्यादा हुआ है करके। हाँ, बराबर है बात तो। अरे बराबर है बात तो करो। रुके किसके लिए हो? अच्छा, तो मतलब हम ओरिजिनल टाइटन को एडवर्टीजमेंट के नाम पे चार्ज करेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उसने तो कंज्यूम ही नहीं किया है यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यही फास्ट ट्रैक इसने 200 सेकंड किया है, तो 200 सेकंड के हिसाब से 1000 पर सेकंड। बॉस, इसके पास क्यों 5 लाख रुपए ले रहे हो? इसका तो 2 लाख रुपए में काम हो जाएगा ना पब्लिक। ए, क्लियर हुआ क्या? अब समझ में आ रहा है आप लोग को? सेम वे, पर्पल से 7.5 लो, रागा से 8.5 लाख रुपए लो, तब तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइसिंग और कॉस्टिंग भी बराबर होगा। तुमने कॉस्ट को चार्ज ही नहीं किया है बेस्ड ऑन। करेक्ट, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम्पल्स क्लियर। बोलो फटाफट, पांचों पांच एग्जाम्पल कौन से थे? पहला एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, सेकेंड बैंक एटीएम, एसआरके, सलमान और आमिर खान। थर्ड एग्जाम्पल मेरी लिफ्ट का था। नहीं, थर्ड एग्जांपल मेरी लिफ्ट का था। फोर्थ एग्जांपल आपके आर्टिकलशिप के परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड था, और अब फिफ्थ एग्जांपल है टाइटन से रिलेटेड। आई होप आप लोग को ये पांचों एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे, एंड यू आर नाउ क्लियर विद द होल कॉन्सेप्ट दैट cost should be charged based on consumption and payment should be done based on performance। 2 मिनट उसको लिख लेते हैं, आओ आओ आओ। चलो, क्या बोला क्या सीखे अपन लोग? एवरीबॉडी, कॉस्ट आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, भले ही आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, किसी और का, कुछ भी हो, कॉस्ट शुड बी चार्ज। हमेशा ये बारीकी से काम करना। यू विल ऑलवेज गेट द राइट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू विल ऑलवेज बी द लीडर ऑफ द मार्केट। जी हाँ, cost should be charged based on consumption। and दूसरा करेक्ट, पेमेंट शुड बी डन। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लग रही है आपको? ऐसा, पेमेंट शुड बी डन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। पेमेंट शुड बी डन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ए, समझ गए? चलो फटाफट लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं। वाओ, सो आई होप
ऑल ऑफ अस आर क्लियर। आज जो भी आप लोगों को पढ़ा है, एक लास्ट मैं केस स्टडी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा ऑफ सुभिक्षा रिटेल। तो सुभिक्षा रिटेल जो आज डीमार्ट है ना, सुभिक्षा रिटेल आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले कर चुका है। जी हां, 1997 में इट वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर रामास्वामी। ही इज IIM एल्यूमनाई। तो IIM से उन्होंने पढ़ाई की और फिर बाद में उन्होंने सुभिक्षा करके एक रिटेल जो अपना डीमार्ट जैसा ना रिटेल चेन स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर वैसा कुछ ओपन किया। चेन्नई में उन्होंने स्टार्ट किया विद 2 आउटलेट्स। फिर 2-3 साल में उनके कुछ 50 आउटलेट्स हो गए। फिर 2003 में उनको ICICI से फंडिंग मिला। अजीम प्रेम जी, द ओनर ऑफ विप्रो, जी हां, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया। और फिर देखते ही देखते 2008 के आसपास दे हैड मोर देन 1500 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया, प्लस दे हैड अ टर्नओवर ऑफ मोर देन से 50-100 crores थ्रू ऑल ओवर इंडिया ऑपरेशंस। जस्ट इमेजिन, आपकी कंपनी 2008 में 500 करोड़ से ज्यादा का सेल्स कर रही है। आपकी कंपनी के 1500 से ज्यादा आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया। और 2009 में, विच इज नेक्स्ट ईयर, 2008 में 1500 आउटलेट, 1000 करोड़ का टर्नओवर, और 2009 में आपकी कंपनी बंद हो गई। Would you believe it? Just imagine, ऐसा ही कुछ हुआ सुभिक्षा रिटेल के साथ। एंड वन ऑफ द 2 मेजर रीजंस वाज इम्प्रॉपर कॉस्टिंग। तो उन्होंने क्या है, उनका भी सिस्टम यही था, सबसे सस्ता सुभिक्षा 8% लोअर देन MRP से वो सेल करने लग गए मार्केट से, विच इज गुड। बट फिर भी क्या क्या ऑपरेशनल कॉस्ट से वो समझ नहीं पाए। वो ऑपरेशनल कॉस्ट ना समझने की वजह से उनको वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा क्रंच फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके लेंडर्स बहुत सारे बढ़ गए एंड फाइनली दे हैड टू शट डाउन द शॉप। Just imagine, and one of the major reasons, as I said, was improper costing, because वो MRP से कम तो बेच रहे थे, but MRP से कम आप बेच रहे हो तो आपको भी तो सप्लायर से एक बहुत बड़ा बल्क डिस्काउंट मिलना चाहिए, आपके भी तो ऑपरेशनल कॉस्ट कवर होने चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा मिसमैच था। वर्किंग कैपिटल वो प्रॉपरली अपना मैनेज सेट नहीं कर पाए। बहुत सारे ऑपरेशंस उन्होंने खोले जहां पे इतना कंज्यूमरिज्म था ही नहीं, तो उसकी वजह से उनके बहुत सारे स्टोर्स लॉस में चले गए। अब ये स्टोर्स लॉस में जाने की वजह से उनको आइडियली स्टोर्स बंद कर देने चाहिए थे, अगर स्टोर्स उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो। नहीं किया उन्होंने, एंड इवेंचुअली दे हैड टू शट द होल शॉप। So that's how businesses are. Properly बोलते ना, डबल एज स्वॉर्ड। अगर प्रॉपरली आपने मैनेज नहीं किया, देन बोलते ना, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होता है कैन वुंड इफ नॉट हैंडल्ड विद केयर। मतलब जो आपका जो स्वॉर्ड है ना, वो स्वॉर्ड दोनों तरफ से वार कर सकती है। अदरवाइज क्या होता है, एक तरफ जो आपका तरफ होता है ना, आपका तरफ साइड, वो सिंपल होता है, और जो एकदम तीखी नोक होती है वो आपके शत्रु जो एनिमी है उसके तरफ होती है। बट कुछ राजाओं ने क्या किया, दोनों तरफ वो किया। तो अगर उसको आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए, देन इन दैट केस वो आपको भी लग सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ सुभिक्षा रिटेल के साथ। जी हाँ, सो इसी केस स्टडी के साथ समाप्त करता हूं मैं आज का सेशन। आई एम श्योर ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए, रेस्टोरेंट, राइट, बैंक्स, लिफ्ट, आर्टिकलशिप, टाइटन वॉच कंपनी, ये सब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बेस फाउंडेशन जो अपने को चाहिए था कॉस्टिंग में अपना हो जाए सेट, वो हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना एक चैप्टर, एंड वी विल एंश्योर अब से कि देखो ऐसे ही प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, कोई केस होगा उससे रिलेटिव, कोई लाइव प्रैक्टिकल केस होगा, वो अपन लोग समझेंगे, सो दैट स्टडिंग बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आपको भी मजा आए पढ़ने में, मेरे को मजा आए पढ़ाने में। क्या बोलता है पब्लिक? ठीक है, चलो भाई, टाइम जैसे हस्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। एंड एज आई सेड, कोई भी चीज हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुका हूं। क्या है? 9819201473। इन केस ऑफ एनीथिंग